Let us start with the mega revision, guys. Are you guys ready? Yes, ma'am. एक की आवाज आई है, एक रेडी है मतलब, बाकी Yes, ma'am. ओके, बाकी Yes, ma'am. ओके। तो चैप्टर नंबर 2, आया 5 मिनट। चैप्टर नंबर टू पे जाने से पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ, टोटल चैप्टर्स एसएम में कितने ज्यादा है? 5। हाँ, 5। अमन, कितने हैं बेटा चैप्टर्स? 5। आजा वापस शादी से। तो सबसे पहले चैप्टर कौन सा है काजल? Introduction, strategic management, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद strategic analysis, external environment, उसके बाद strategic analysis, internal environment, उसके बाद strategic choice, चॉइसेस, और लास्ट वाला strategic implementation. implementation. Right, very very good. So right now we are going to revise our second chapter, and name of the chapter is strategic analysis. External environment. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा ही मैं बोलती हूँ कि आपको चैप्टर के जो नंबर्स हैं वो याद होने चाहिए टुगेदर विद द नेम ऑफ द चैप्टर्स। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे बैच में एनरोल होते हैं उनको तो पता ही है ना कि हम चैप्टर्स के नाम और नंबर क्यों याद करते हैं। टॉप सीक्रेट। चलो, सो नाउ सबसे पहले ये माइंड मैप आपके सामने है जो कि हमने क्लास में बनवाया था, याद है आप लोगों को? इस माइंड मैप के अंदर हमने सारे टॉपिक्स जो है कवर किए थे। ये माइंड मैप इतना बना है यहाँ तक। ये माइंड मैप बहुत यूजफुल होता है और अपनी मेगा रिविजन हम इसी माइंड मैप के थ्रू करते हैं। आप माइंड मैप पे देख सकते हैं दैट देयर आर टोटल 13 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, Ma'am, राइट? 16 topics total. स्मॉल टॉपिक्स को मैंने कंबाइन कर दिया, हाँ। ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक्स आते हैं जिनको कि आज हम इस रिवीजन में क्या करने वाले हैं, अच्छे से याद करने वाले हैं, ठीक है। तो 7th तक के जो पॉइंटर्स हैं वो आपके इन्वायरमेंट के रिलेशन में बाकी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं एग्जाम के लिए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में। फर्स्ट टॉपिक क्या है? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, राइट? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। तो बेटा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में मैंने आपसे कहा था कि आपको ना दो चीजें याद रखनी है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में स्ट्रैटेजी एंड एनालिसिस किसका करते हैं हम? अपन बेसिकली स्वॉट का एनालिसिस करते हैं। किसका एनालिसिस करते हैं? स्वॉट का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर हमें मीनिंग पढ़ना है, इश्यूज पढ़ने हैं और एक मैट्रिक्स भी गिवन है, वो मैट्रिक्स पढ़ना है, राइट? तो मीनिंग क्या है बेटा? मीनिंग क्या है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का? दैट वी हैव टू गो थ्रू विद द इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस एज वेल एज विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस, जो कि आपका जो स्वॉट एनालिसिस है वो कहता है। ये देखो, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर डायग्राम। क्या कहता है डायग्राम? डायग्राम कहता है कि आपको दो चीजों का एनालिसिस करना होता है। कौन कौन सी दो चीजें हैं बेटा? एक्सटर्नल एनालिसिस एंड इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस यानी कि बाहर की कंडीशंस, इंटरनल एनालिसिस यानी कि अंदर की कंडीशंस। अंदर की कंडीशंस यानी कि हमारी कैपेबिलिटीज, हमारे रिसोर्सेज, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस। और बाहर का एनालिसिस यानी इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपटीशन की कंडीशंस क्या क्या है, कंपटीशन अच्छा है, फियर्स है या बेकार है, कैसा चल रहा है। दैट इज द एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस में हम क्या करते हैं? वी आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड द थ्रेट्स। सो बेसिकली स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज द एनालिसिस विच इज इन रेफरेंस टू द स्वॉट एनालिसिस, जहां पर हम दो चीजों के दो एनालिसिस करते हैं। और वो दो एनालिसिस कौन से हैं? वो है एक्सटर्नल एनालिसिस एंड इंटरनल एनालिसिस। एनी डाउट इन दिस? गिविंग यू 1 मिनट। ये दो जो हमारे कीवर्ड है इसको याद कर लीजिए। एक्सटर्नल का कीवर्ड क्या है? इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस। और इंटरनल का कीवर्ड क्या है? हमारी खुद की कैपेबिलिटीज, हमारे खुद के रिसोर्सेस। डन? यहाँ पे आपको मिलता है एक लिमिटेशन देखने को। मेरे को एक बात बताओ प्रत्युष कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करने के लिए अगर मुझे लिमिटेशन डालनी हो तो मैं एक जो हमेशा मैं अपनी क्लास में कहती हूँ कि भैया हर चीज में टाइम बड़ा खोटी होता है, तो क्या स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में भी टाइम लगता है? राइट, वेरी गुड। तो देखो एक इसने लिमिटेशन बता दी कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कंज्यूम्स
टाइम, क्योंकि ये लिमिटेशन क्या है, हर किसी में लगती है, तो यहाँ पर भी लग गई। और इवन उसने ये बोला कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करके आपके पास क्या सामने आएंगी, बहुत सारी चॉइसेस सामने आएंगी, बहुत सारे ऑप्शन सामने आएंगे, और वो ऑप्शंस बहुत लोगों के लिए क्या हो सकते हैं, कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। जैसे काजल को मैं बोलूं कि काजल बेटा आज आपको कौन सी ड्रेस पहननी है, काजल के पास 10 ड्रेसेस है, उतना ही ये कंफ्यूज होएगी, क्योंकि 10 ड्रेस है ना, तो इसलिए कंफ्यूज हो रही है। एक ही ड्रेस होती तो पार्टी में वही पहन के चली जाती है ना। तो वो क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस से बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, और फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा लगाए कौन सा नहीं लगाए, ब्ला 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 ब्ला। तो क्या ये बाल की खाल निकालने वाली बात थी, यस और नो? यस। तो मुझे बताओ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है, मेरे साथ में बताओ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। एनालिसिस ऑफ द एनवायरनमेंट, राइट, कि हमारी स्ट्रेटेजी जो होती है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढलती है। एनवायरनमेंट दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक्सटर्नल और इंटरनल। वेरी गुड। एक्सटर्नल के दो कीवर्ड्स कौन से थे, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। एंड इंटरनल के कौन से हैं, हमारे रिसोर्सेज एंड हमारी कैपेबिलिटीज। आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि मेरे साथ साथ बोलोगे तो याद होगा, नहीं बोलोगे तो याद नहीं होगा, ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इश्यूज, जो हमारा माइंड मैप में आता है सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज इश्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बच्चा पार्टी मुझे बताओगे, मैंने क्लास में बता रखा है इश्यूज का निमोनिक क्या है, जल्दी से बताएंगे। क्लाउड। इश्यूज का निमोनिक क्या है? बोर। हाँ, पता है मुझे, अमन बोर हो रहा था, वेरी गुड। तो इश्यूज का निमोनिक है बेटा बोर। यानी कि समझना, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हुए क्या क्या इश्यूज आते हैं, या इन किन किन इश्यूज को हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो बेटा बी से बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, किसके बिटवीन में, दो ही तो एनवायरनमेंट थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। आसान तो नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि मेरी ये कैपेबिलिटीज है, बट हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो कुछ और ही मांग रहा है, राइट। देन नेक्स्ट ओ से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बताओ एनवायरनमेंट क्या है, डायनामिक है, राइट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी और उसका किया हुआ एनालिसिस भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड आर से बताओ रिस्क, वेरी गुड। क्या रिस्क है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के अंदर? एनवायरनमेंट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोरोना आ सकता है, कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर हिल सकता है, कोई भी कंडीशन आ सकती है, दैट इज अ रिस्क फैक्टर इन द स्ट्रेटेजिक एनालिसिस आल्सो। गिविंग यू 1 मिनट, फटाफट से तीनों पॉइंट याद करो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द मैट्रिक्स, जो कि बताता है स्ट्रेटेजिक रिस्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट खास नहीं है, बट दिया है तो हमें करना ही पड़ेगा। सो दिस इज अ मैट्रिक्स विच इज इन रिलेशन टू द टाइम। तो यहाँ पर दो एनवायरनमेंट दे रखे हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, और यहाँ पर टाइम दे रखा है, शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम। तो वो आपको बता रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे को ऑब्वियसली क्या है, स्ट्रेटेजिक रिस्क है, ठीक है। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि इंटरनल क्या क्या रिस्क है, यहाँ पे वो बता रहा है कि एक्सटर्नल क्या क्या रिस्क है। तो वो बता रहा है कि शॉर्ट टाइम में अगर मैं बात करूँ तो ऐसा हो सकता है कि हमारी जो कैपेसिटी है वो डिमांड को फुलफिल ना कर पाए। सेकेंडली वो बता रहा है लॉन्ग टर्म में कि भाई ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में हमारा रिस्क ये हो सकता है कि हमारी जो स्ट्रेटजी हमने डेवलप करी है वो इनकंसिस्टेंट हो जाए विद द पीरियड, विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि लोगों की प्रेफरेंसेस क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट इज बेटा एक्सटर्नल रिस्क क्या क्या है। शॉर्ट टर्म में एक्सटर्नल रिस्क ये है, मलयारंजन प्लीज डोंट डू दैट। एक्सटर्नल रिस्क क्या है बेटा, एक्सटर्नल रिस्क ये है शॉर्ट टाइम में कि हो सकता है कि हम अपने आप को हम अच्छे से सही प्रकार से इंटरप्रिटेशन ना कर पाए इन्वायरमेंट की, और लॉन्ग टर्म में ऐसा हो सकता है कि जब तक हम इंटरप्रिटेशन करके बैठे तब तक वो चीज़ ऑब्सोलीट ही हो गई। से फॉर एग्जाम्पल EIS एंड SM में जो EIS था वो उसका लास्ट अटेम्प्ट नवंबर 23 तक का था, ठीक है। अब कोई बच्चा था, कोई बंदा था, वो बंदा ना अब वो EIS प्रिपेयर कर रहा था,
ठीक है मैं पढ़ाऊंगा 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 पढ़ाऊंगा, और जब तक वो पढ़ाने के लिए बैठा तब तक तो EIS निकल गया। तो ये क्या है, लॉन्ग टाइम में ये प्रॉब्लम आती है कि जब तक आपने वो चीज़ जो है प्रिपेयर करी तब तक वो चीज़ क्या हो गई, ऑब्सोलीट हो गई। सिमिलरली आपने जिस स्ट्रेटजी पे काम किया वो स्ट्रेटजी अब कहीं की नहीं रही, वो स्ट्रेटजी क्या हो गई, ऑब्सोलीट हो गई, राइट। अब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक चीज़ मार्किंग कर रखी है, आपको पता है कि मैं मार्क वाले नोट्स आपको देती हूँ। मार्क वाले नोट्स में ये बेटा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ है बेटा, ये MCQ में पूछा जा सकता है, यहाँ पर डैश लगा लीजिए, यहाँ पर डैश लगा लीजिए। एक्सटर्नल रिस्क क्या होता है, जो बाहर के रिस्क होते हैं, यानी कि हमारी स्ट्रेटजी इनकंसिस्टेंट है, जो बाहर चल रहा है एनवायरनमेंट में, वो क्या है, एक्सटर्नल रिस्क है। और इंटरनल रिस्क क्या है बेटा, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के हाई मसला क्या है, खराब है। ऑर्गेनाइजेशन का अंदर का मसला ही क्या है बेटा, खराब है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का मसला ही क्या है बेटा, खराब है। ये क्वेश्चन एग्जाम में MCQ के तौर पे आ सकता है, राइट। तो ये तो बहुत ही इजी वाली बात थी। एग्जाम के पॉइंट से मैं अगर आपको बताऊं तो इस माइंड मैप में यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट जो है मेंशन कर सकते हैं। और मैंने आपको यहाँ लिख के दे रखा है क्लास में भी कि MCQ आ सकता है, इसके अंदर ज़्यादा बड़ी बात कोई नहीं है। इश्यूज को आप डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जवाब देंगे बेटा, मुझे बताएंगे इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्या हमें इन दोनों को ही एनालाइज करना पड़ता है? यस मैम, बैलेंस बना के चलना पड़ता है। वेरी गुड। अगर जब हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं तो हमें कौन से इश्यूज आते हैं? बोर, वेरी गुड। 3 इश्यूज आते हैं, कौन कौन से? पहला इशू बैलेंस बनाना पड़ता है, दूसरा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें चेंज हो जाती है, डायनामिक होता है एनवायरनमेंट, एंड तीसरा रिस्क राइज हो सकता है बेटा, कंडीशंस आ सकती है एनवायरनमेंट में, जैसे कि हमारे पास कोरोना आ गया, पता थोड़ी ना था कि क्या आ सकता है, राइट। चलिए, तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसमें से मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करा दिया। नाउ सेकंड टॉपिक जो है, यहाँ से अपन चैप्टर की बेसिकली शुरुआत कर रहे हैं, वो बताता है कि देयर लाइज अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रैटेजी एंड द बिजनेस एनवायरनमेंट। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि सुनो, एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट इज समथिंग विच इज आवर सराउंडिंग। आपने बचपन में साइंस में पढ़ा होगा, प्रणव तुमने साइंस में पढ़ा होगा बेटा, एनवायरनमेंट क्या होता है? आवर सराउंडिंग्स इज द एनवायरनमेंट, राइट। तो हमारा बिजनेस जो है, एग्जाम्पल मेरी SM क्लासेस जो है वो कहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है? इसी एनवायरनमेंट में तो एस्टैब्लिश्ड है। मैं स्ट्रैटेजी किसके लिए बना रही हूँ? अपने बिजनेस के लिए बना रही हूँ, और मेरा बिजनेस कहाँ पर है? उसी एनवायरनमेंट के अंदर है, राइट। तो क्या मुझे उस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी? बिल्कुल स्टडी करनी पड़ेगी। सो देयर लाइज अ वेरी गुड रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रैटेजी एंड द बिजनेस एनवायरनमेंट। स्ट्रैटेजी बनती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, राइट। तो ये हमारा क्या है, रिलेशनशिप, ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, जो है हमारा हेल्प्स इन, यानी कि अगर हम इसका एनवायरनमेंट का एनालिसिस कर लेते हैं तो ये हमें किस चीज पे हेल्प करता है। यानी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, व्हाई बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी इज नेसेसरी, वाई बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी इज नेसेसरी। इसका भी मैंने आपको निमोनिक बताया था, फटाफट से बताओ निमोनिक क्या था? क्लाउड। वेरी गुड। बिजनेस एनवायरनमेंट से मैंने आपको याद कराया था निमोनिक, क्लाउड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ओल्ड सिलेबस में नहीं था, ये न्यू सिलेबस में आया है टॉपिक। चलो फटाफट से मुझे बताओ, क्लाउड का फुल फॉर्म क्या था? सी से कंपटीशन, वेरी वेरी गुड, कंपटीशन। अगर आप एनवायरनमेंट का एनालिसिस कर लेते हैं तो आपके पास में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ सकता है ना? क्या आ सकता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ सकता है। सेकंड बताओ, एल से लर्निंग, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपको नॉलेज हो जाती है। अगर आप जो है एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा क्या चल रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, इजंट इट? तो इट प्रोवाइड यू द लर्निंग के कीवर्ड्स क्या थे? हमारे को अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो जाती है, हमारे को नॉलेज मिल जाती है। अगर हम स्टडी नहीं करेंगे तो हमें एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है उसके बारे में पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट बताओ, ओ से क्या था बेटा? ओ से राइट। एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स अवेलेबल होते हैं,
हमें पता है ना, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स आर द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट। तो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स से ही तो हम आगे बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, इससे हमारी ग्रोथ होगी, और थ्रेट्स का इलाज करेंगे, मिटिगेट करेंगे, ट्राई करेंगे कि उसके लिए वर्क कर सके। तो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट बताओ, यू से योर इमेज। आप अपनी एक अच्छी इमेज बना सकते हो अगर आप एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो। जैसे कि मैंने एनवायरनमेंट को स्टडी किया, मैंने कहा यार बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है कि बच्चा जो एग्जाम्पल पढ़ता तो है बट पढ़ने के बाद ना फिर भूल जाता है। मैंने ये क्या किया, एनवायरनमेंट में स्टडी करा, तो मैंने कहा इसका इलाज है क्यूमुलेटिव रिविजन। एक रिविजन आपने जब क्लास से पढ़ाई करी तब हो गया, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट चैप्टर चलाती हूँ तो प्रीवियस चैप्टर का रिविजन कराती हूँ, है ना, इन द फॉर्म ऑफ मेगा रिविजन, इन द फॉर्म ऑफ देन एमसीक्यूज, ताकि पिछला भी आपको याद रहे। तो मैंने क्यूमुलेटिव रिविजन करना चालू करा, तो इससे मेरी इमेज क्या बिल्डअप हुई, दैट आई एम अ फैकल्टी हु इज डिवोटिंग हरसेल्फ फॉर द स्टूडेंट्स बेनिफिट, नॉट फॉर ओनली हर बेनिफिट। तो आप अगर एनवायरनमेंट की स्टडी करते हो तो आपकी इमेज बिल्डिंग में ये क्या करता है, बहुत ज्यादा सहायक होता है। आप अपनी इमेज बिल्ड कर सकते हो, गुडविल बना सकते हो आप अपनी, राइट। और डी से बताओ क्या था, डायरेक्शन। आपको पता चल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। वो बताता है कि देखो हमारे कंज्यूमर ने जो है ना ये डिमांड किया है, हमारे कंज्यूमर की नीड ये है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट्स को बना सकते हो। आपको पता होगा किस डायरेक्शन में आपको चलना है। जैसे कि मुझे समझ में आया, मैंने एनवायरनमेंट स्टडी करा, मेरे को समझ में आया, मैंने कहा ओ तो बेटर ये है कि पहले मई 24 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं हैंडमेड नोट्स निकाल दूं, बजाय इसके कि मैं अपनी ऑडिट की बुक निकालूं, बिकॉज दैट वाज द एनवायरनमेंट, दैट वाज द डायरेक्शन एनवायरनमेंट वाज गिविंग टू मी। सो कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। ये सब कहाँ से मालूम पड़ता है, एनवायरनमेंट की स्टडी के अकॉर्डिंग मालूम पड़ता है, राइट। तो ये किसका निमोनिक है, बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर आप स्टडी करते हो तो वो आपको कौन कौन सी हेल्प करता है, या फिर बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी क्यों करनी चाहिए, व्हाई। गिविंग यू 1 मिनट, रिवाइज कर लो फटाफट, चलो। चलिए आगे। Okay, so now the next is very important and very easy as well, which is the environment classification. अच्छा, मुझे बताओ कि हमारा जो चैप्टर है वो किस एनवायरनमेंट की बात करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करता है। वेरी वेरी गुड। तो बेटा जी हमारे एनवायरनमेंट दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बेटा, internal और वेरी गुड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और उसके बाद एक्सटर्नल के भी दो बच्चे हैं, कौन कौन से, माइक्रो एंड मैक्रो। बहुत इजी है ये तो, लिखने की भी जरूरत नहीं है, याद रहेगा। चलो, तो इसका मतलब मुझे ये बताओ, अगर चैप्टर सिर्फ एक्सटर्नल का है तो सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, माइक्रो की और मैक्रो की, राइट। माइक्रो एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट होता है बेटा, इमीडिएट पेरिफेरी। ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है काजल, ये मेरी एसएम क्लासेस है, ठीक है। इस वाले के इर्द गिर्द जो इमीडिएट मेरी पेरिफेरी है ना, इमीडिएट पेरिफेरी यानी कि इमीडिएट बाउंड्री जो मेरी आती है, इसको मैं बोलती हूँ माइक्रो एनवायरनमेंट। क्या बोलती हूँ, माइक्रो एनवायरनमेंट। और इसके बाद का जो चीजें होती हैं, इसके बाद की जो चीजें होती हैं, इसके बाहर की जो चीजें होती हैं, दैट इज द मैक्रो एनवायरनमेंट। बात समझ में आई। तो अब दोनों एक्सटर्नल है ना काजल, इनमें से दोनों में से कोई मेरी कंपनी के अंदर तो नहीं लाई कर रहा, दोनों के दोनों एक्सटर्नल पार्ट्स हैं। तो माइक्रो मैक्रो दोनों क्या होते हैं बेटा, एक्सटर्नल होते हैं, दोनों बाहर के होते हैं। बट इमीडिएट बाहर कौन सा होता है, माइक्रो, और उसके भी बाहर कौन सा होता है बेटा, मैक्रो। ठीक है, अब बात समझ में आई। चलो अब बात करते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स के। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में अब पूछा जा सकता है कि व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, यानी कि माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन आते हैं। तो मुझे बताओ कि इमीडिएट जो भी लोग होंगे वही तो माइक्रो एनवायरनमेंट में आएंगे। बताओ कौन कौन लोग आ सकते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट में,
supplier, customer, competitor and intermediaries. बहुत बढ़िया। हमारा जो हमें जो सप्लाई कर रहा है, हम जिसको सप्लाई कर रहे हैं यानी कंज्यूमर्स, राइट। दो तो लोग ये आ गए हमारे इंटरमीडियरीज, और चौथा बताओ Competitors. हमारे कॉम्पिटिटर्स। जहां मैं जाती हूँ वही चले आते हैं, कंज्यूमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स गो हैंड इन हैंड। ओके, गिविंग यू 1 minute टू रिवाइज ऑल द एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हमारा सप्लायर, हमारा कंज्यूमर, कंज्यूमर है तो कॉम्पिटिटर भी होगा, प्लस हमारे इंटरमीडियरीज। These are the elements of the micro environment. एग्जाम में MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है इश्यूज ऑफ द माइक्रो एनवायरनमेंट, यानी कि माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन से इश्यूज आते हैं। जब मैं माइक्रो एनवायरनमेंट की बात करती हूँ बेटा, तो किसकी बात करती हूँ? इमीडिएट पेरिफेरी की बात करती हूँ, यानी इमीडिएट एनवायरनमेंट की बात करती हूँ। तो इमीडिएट एनवायरनमेंट के अंदर अपन किसकी बात कर रहे थे? कौन कौन से एलिमेंट थे? दोबारा से बताओ। कस्टमर था हमारा, इंटरमीडियरीज थे हमारे, कॉम्पिटिटर्स थे, सप्लायर्स थे। तो उन्हीं के ही तो इश्यूज यहाँ पर रेज होंगे। जैसे कि देखो, ये कस्टमर का इशू हो गया, राइट, ये सप्लायर का इशू हो गया, ये कंपटीशन का इशू हो गया। भाई जब एलिमेंट्स ही उसके वही हैं तो इशू भी तो उसके अराउंड घूमेंगे। सो व्हेनेवर यू आर एक्चुअली राइटिंग दिस आंसर विद रिस्पेक्ट टू द इश्यूज, तो ये मान के चलना जो आपने एलिमेंट्स याद करे हैं उस पर बेस्ड आप एक एक पॉइंट लिख देना आसानी से। तो कस्टमर के लिए जो है वो आप एक पॉइंट लिख सकते हो, सप्लायर के लिए एक पॉइंट लिख सकते हो, इंटरमीडिएरीज के लिए बेसिकली एक पॉइंट लिख सकते हो, जैसे सप्लायर के ऊपर लिख सकते हो, एंड देन नेक्स्ट एक कंपटीशन के ऊपर पॉइंट लिख सकते हो। दैट इज द होल सिनेरियो ऑन विच यू कैन राइट द आंसर। एनी डाउट्स इन दिस? चले आगे। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, माइक्रो एनवायरनमेंट। आई नो कि आप लोग जो है पहले भी ये सब चीजें पढ़ चुके हो, माइट बी इन योर फाउंडेशन एग्जामिनेशन, राइट। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है माइक्रो के साथ बाद में मैक्रो एनवायरनमेंट। बताओ मैक्रो क्या होता होगा? माइक्रो के लिए तो हमने यूज कर लिया इमीडिएट पेरिफेरी, तो मैक्रो के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे जरा बताओ मुझे। ये बहुत बड़ा तगड़ा सवाल है ये। इमीडिएट पेरिफेरी तो याद हो गया, इसका बताओ मुझे। मैम broader. मैम Broader ब्रॉडर। Dimensions. अच्छा, कल मैं क्लास ले रही थी, मैंने क्वेश्चन पूछा उनसे, तो मैंने उनसे पूछा बताओ यहाँ पे आंसर गोल आएगा कि ऑब्जेक्टिव आएगा? तो एक बच्चे ने जवाब दिया मैम गोल। मैंने कहा भाई मैं कहाँ से गोल हो गई, मैं कब से सही गोल कहा हो मैम। गई? बताओ मैं कब से गोल हो गई, कोई बात है भला? बताओ जल्दी से, चलो आंसर बताओ फटाफट से कि कैसे लिखोगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, देखो बेटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक तो आपकी इमीडिएट पेरिफेरी हो गई, अब उसके बाद की पेरिफेरी को क्या बोलोगे? व्हाट डू यू थिंक, आप क्या बोलना चाहोगे? हम इस पे क्या क्या इंक्लूड होता है? जैसे सोशलिस्टिक हो गया, वो इकोनॉमिस्ट तो हो बाद गया। में करेंगे, वो तो बाद में करेंगे। बेसिकली पैसर इंक्लूड होता है, ठीक है, तो वो तो बाद में करेंगे, बट मैं अभी इसका मीनिंग पूछ रही हूँ। क्या मैं बोल सकती हूँ दीज आर द फैक्टर्स विच आर आउटसाइड द फर्म और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बट नॉट इमीडिएट, राइट, बट नॉट इमीडिएट। सो मैक्रो एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जो आउटसाइड द एनवायरनमेंट तो होते हैं, बट दीज आर नॉट द इमीडिएट एलिमेंट्स, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल आप मुझे बताओ, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट कहाँ लाई करेगी? गवर्नमेंट इमीडिएट पेरिफेरी में थोड़ी ना लाई करेगी, गवर्नमेंट कहाँ लाई करेगी? मैक्रो में लाई करेगी, right? It will come in the legal environment, in the governmental changes, political environment. ये सारा environment कहाँ पर आएगा? गवर्नमेंट में आएगा। तो ये immediate periphery नहीं है क्या प्रत्युष? जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो गवर्नमेंट को अगर टैक्सेस देते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हो कि पीएनएल में डालते हो? पीएनएल में डालते हैं मैम। तो इमीडिएट पेरिफेरी वाले कौन से हो गए? ट्रेडिंग वाले, ऐसा समझो। और पीएनएल वाले कौन से हो गए? उसके बाहर वाले, है ना? तो ऐसे ही पूरा का पता है आपको, पता है पूरा जो आप अकाउंट्स पढ़ते हो ना, पूरी आप जो थ्योरी पढ़ते हो ना, वो सब आपस में कोरिलेट करता है, सब चीजें कोरिलेट करती है, करना चाहो तो कोरिलेट करता है, वरना रटने वाली बात हो जाती है। तो मैक्रो इन्वायरमेंट पर बेस बेटा जी
आपको जो टॉपिक करने को मिलता है दैट इज अ पेसल एनालिसिस। पेसल बोला मैंने, है ना। और कई लोग जो है ये सोच रहे होंगे कि यार मैम ने आज पेस्ले नहीं बोला, आज पेस्ले नहीं बोला। तो बेटा जी पेसल छोड़ो, अब इसको पेस्ले बोला करो। पेस्ले इज द न्यू नॉर्मल, इसको पेस्ले बोला करो। क्यों बोला करो पेस्ले? क्योंकि अगर आपने इसको पेसल बोला तो आप इसको क्या लिख कर आएंगे, इसको ऐसे लिख के आएंगे। जबकि मैं चाहती हूँ कि आप इसको कैसे लिख कर आए, ऐसे लिख कर आए। What is this PESTLE? PESTLE is basically the analysis of all the elements of the external environment. तो मुझे बताओ P से क्या होता है? P से कौन सा environment स्टडी करते हैं? पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। वेरी गुड। ई से बताओ। इकोनॉमिकल, इसमें ध्यान रखना बेटा, दो ई आपके पास आते हैं, ठीक है, इसमें ध्यान रखने की बात है। दो ई में जो पहले वाला ई है बेटा वो कौन सा है? दैट इज द इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। मैंने ऐसा क्यों बोला मेरे प्यारे बच्चों, पता है एक्चुअली क्या था? पेस्ले बनने से पहले ना ये सिर्फ पेस्ट था। क्या था? सिर्फ पेस्ट था। और पेस्ट में ये वाला ई यहाँ पर था ना, तो ये दोनों नए आए हैं। ये दोनों क्या आए हैं बेटा? नए आए हैं। ये एल और ई क्या है बेटा? ये दोनों नए आए हैं, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है अगर आपने यहाँ पर ई वाला चेंज कर दिया। ये इकोनॉमिकल की जगह अगर आपने इन्वायरमेंटल कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक एडिशन जो हुआ उस एडिशन में यहाँ पर इन्वायरमेंटल आया था और यहाँ पे पहले से इकोनॉमिकल था, ठीक है। ये याद रखोगे। हो सकता है कि इस पर बेस्ड एमसीक्यू भी आ जाए कि सही बताओ कौन सा है, तो उस सही में ये ध्यान रखने वाली बात है कि पहला वाला जो ई आएगा वो इकोनॉमिक आएगा। इवन अगर आप लिखते भी हो, इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बनता है अगर, तो उसमें भी ध्यान रखें कि पहले इकोनॉमिकल आएगा, ठीक है। याद रखने के लिए आपको टेक्निक बता देती हूँ कि इकोनॉमिक जब आप लिखते हैं, इकोनॉमिक जब आप लिखते हैं और एनवायरमेंट जब आप लिखते हैं, दोनों में बेटा ई और सी पहले आता है और एन बाद में आता है। तो यही ध्यान रखना, यही इसकी सीरीज होगी, ठीक है। एमसीक्यू में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। वो दोनों, क्योंकि दो ई आपके पास, दो ई में वो आपको कंफ्यूज कर सकता है और आप गलती से टिक मार्क कर सकते हैं गलत आंसर के ऊपर। आई होप, आई गेस कि आपको चीजें अब दिमाग में बैठ गई हैं। तो पेस्ले एनालिसिस के अंदर पी से आता है बेटा पॉलिटिकल, ई से आता है बेटा जी इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। अब एस से बताओ सोशल, सोशियो कल्चरल। Socio-cultural, socio-cultural. it is talking about the society, about the cultural impediments, etc. T से बताओ। टेक्नोलॉजिकल, बहुत ही इजी है तो। और L से? लीगल, और E से? एनवायरमेंटल। Environmental. वेरी वेरी गुड। तो ये हमारा जो पेस्ले एनालिसिस है बेसिकली ये हमारा मैक्रो एलिमेंट्स के मैक्रो एनवायरनमेंट के ही एलिमेंट्स है। तो मुझे बताओ ऐसा कोई बच्चा जिसको ना पता हो? सबको पता है ना ये पेस्ले वाला, तो मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, आप मुझे बताना कि ये कौन सा फैक्टर है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अगर मान लो मैं बात करती हूँ अबाउट द in money inflation, about the demand and the supply, then which factor? इकोनॉमिकल, Okay, if I talk about the marketing being done on the social media platforms is the new aspect, then टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, ध्यान से सोचना। दोबारा बोलना। मैं बोल रही हूँ कि मार्केटिंग जो है अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जा रही है और लोग इंस्टाग्राम से खरीद रहे हैं चीजें। मैम I think it's socio-cultural, ma'am. I think. दैट इज अ सोशल कल्चरल एलिमेंट। सोशल चेंज आ रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज आप मुझे बताओ कि 2000 के नोट बंद हो गए हैं। लीगल, हम legal. लीगल, लीगल, वेरी गुड। इट इज अ लीगल स्टेप, पॉलिटिकल स्टेप मत लिख के आना इसको कि भाई मोदी जी आए थे आज से 2000 के नोट बंद, मतलब ऐसा मत सोचना कि मोदी जी आए थे तो ये पॉलिटिकल मूव हो गया। पॉलिटिकल मूव अलग होते हैं। ओके, अगर मान लो हमारी सरकार अभी बीजेपी की जगह आम आदमी पार्टी की हो जाए, ओके, नेशनल लेवल पे मतलब, ओके, तो फिर जो आपके बिजनेस पे इफेक्ट आएंगे तो वो कौन से में Political. ओके, डन है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं बात करूँ कोविड की, कोविड आया तो वो कहाँ जाएगा? एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल,
ठीक है, डन, चलो. So these are the elements of the macro environment and this is the analysis जो कि हमारे को एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको 5 से 6 नंबर में लिखने को आ सकता है. डन 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 डन, याद हो गया आप लोगों को? चले आगे. ओके, अब हम बात करते हैं बेटा, ये देखो, ये तो हमने इन्वायरमेंट में ना यहाँ तक हम पहुंचे थे. अब ये इन्वायरमेंट बेटा इतना आगे बढ़ गया, गो 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 ग्लोबलाइजेशन तक पहुंच गया, ग्लोबलाइजेशन तक पहुंच गया. मतलब अब हम देश के बाहर चले गए बेटा. अब हमने क्या कर लिया बेटा? इंटरनेशनलाइजेशन. क्या कर लिया? इंटरनेशनलाइजेशन. मैं आपको बता देती हूँ कि पहले ये टॉपिक था बेटा जो कि आपके ओल्ड सिलेबस में था. इसको बोलते थे मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलते थे? ग्लोबलाइजेशन. ये टॉपिक अब ग्लोबलाइजेशन के नाम से नहीं है, ये टॉपिक अब इंटरनेशनलाइजेशन के नाम से है. इंटरनेशनलाइजेशन के नाम से है. इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है मीनिंग का, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स का, तीसरा डेवलपिंग स्टेप्स का एंड चौथा वाई का एंड पांचवा एनवायरमेंटल एनालिसिस है जो कि आपके स्टडी मैट में गिवन है. चलिए पहले बात कर लेते हैं मीनिंग. बताओ ग्लोबल कंपनी कौन सी कंपनी होती है? ग्लोबल का मतलब क्या होता है और ग्लोबल कंपनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटिंग आवर कंपनी इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. यानी कि हम कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं. अपने पैर कहाँ फैलाते हैं बेटा? देश के बाहर फैलाते हैं. उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन. क्या बोलते हैं? इंटरनेशनलाइजेशन. जैसे फ्लाइट्स होती है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, वैसे ही इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनलाइजेशन. यानी कि हम क्या कर रहे हैं? हम विदेश जा रहे हैं. विदेश कैसे जा रहे हैं? बिजनेस हमारा विदेश जा रहा है. हेलो यस मैम, जिस कंपनी का मैम मल्टीनेशनल प्रेजेंस है मैम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, यू आर करेक्ट. जिस कंपनी का मल्टीनेशनल प्रेजेंस है. मल्टीनेशनल का मतलब होता है मल्टी नेशंस में वो प्रेजेंट है. देखो, मल्टी यानी बहुत सारा और नेशंस यानी बहुत सारे देश. ऐसी कंपनी जो बहुत सारे देशों में क्या है? स्थित है. दैट इज अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. ओके, चलिए नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स of a global business या फिर ORS. characteristics of the Multiple units ORS. very good, very good. क्या नाम है? प्रणव. very good. So बेटा जी, characteristics बहुत ही important question है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. कैरेक्टरिस्टिक्स या तो ग्लोबल कंपनी की आ जाए या फिर अभी इंटरनेशनलाइजेशन की आ जाए या फिर ग्लोबल बिजनेस की आ जाए. आपको आंसर क्या लिखना है बेटा? कॉमन ही लिखना है. क्या आंसर है बेटा प्रणव? Multiple units of ORS. मतलब Multiple ownership. units, very good, ORS. of ORS. Multiple units is the common thing, है ना? Yes ma'am. और ORS का फुल फॉर्म बताओ. Ownership, Ownership, resources, resources strategy. एंड स्ट्रैटेजी. अब 3 स्टेटमेंट कौन कौन से बनेंगे वो बताओ. Multiple units having common ownership. तो ग्लोबल कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? इट इज अ कंपनी व्हिच इज हैविंग मल्टीपल यूनिट्स बट अ कॉमन ओनरशिप. सेकंड पॉइंट ट्राई करो. इट इज अ Multiple कंपनी व्हिच units हैज on मल्टीपल a यूनिट्स बट अ common कॉमन resource. पूल ऑफ Pool of रिसोर्सेज. resources. कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज है, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज. तो ये क्या है बेटा? कॉमन है. कॉमन वर्ड आएगा यहाँ पे, कॉमन. ठीक है, कॉमन ओनरशिप होती है, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज होता है. एंड थर्ड पॉइंट, इट इज अ Multiple कंपनी units which have corresponding to multiple common units but a strategies. common Strategies. strategy. कॉमन का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट चीजें कॉमन सी रहती है. स्ट्रेटजी इज कॉमन ओनली. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्लोबल कंपनी. गिविंग यू 1 मिनट, फटाफट से इसको रिवाइज कर लो बेटा. गिविंग यू 1 मिनट, फटाफट से रिवाइज कर लो. डन, चले आगे. नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बेटा पहले नहीं था, पहले यानी कि ओल्ड सिलेबस में नहीं था. ये क्वेश्चन क्या है? अभी अभी आया है. दैट इज डेवलपिंग इंटरनेशनली, यानी कि आप कैसे डेवलप करोगे. तो बेटा मैंने आपको याद कराया था उसको बहुत अच्छी तरीके से. मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले बेसिकली आप क्या करोगे? स्वॉट करोगे.
SWOT स्वॉट analysis. करोगे। स्वॉट का मतलब आप देखोगे कि बाहर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज और बाहर कौन कौन से थ्रेट है। जैसे कि इट इज एज सिमिलर एज अगर आपने कनाडा जाना है चाहे पढ़ने के लिए चाहे जॉब के लिए, आप देखोगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको क्या क्या नौकरियां मिल सकती है, बट साथ ही में क्या क्या थ्रेट्स भी हैं वो भी आप एनालाइज करोगे। एंड टुगेदर विद देम आप इंटरनल कैपेबिलिटीज देखोगे कि आपकी क्या क्या कैपेबिलिटी है। अगर कोई बंदा ऐसा है, जैसे मान लो मेरे पास कोई शादी का रिश्ता आता है, बंदा कहता है मुझे तो विदेश जाना है, आई एम हैविंग दिस थिंग इन माई माइंड, मुझे तो विदेश जाके सेटल होना है। मैं सीधा उससे पूछती हूँ भाई एक बात बता, घर के काम काज कर लेगा? कहता क्यों? मैंने कहा वहां पे काम वाली आंटी जो होती है, जो हमारे को हमारा ध्यान रखती है, हमारे लिए हमारा ख्याल रखती है, वो भाई कितने पैसे लेके चली जाएंगी? तो आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट? आर यू केपेबल एनफ टू डू द हाउस होल्ड कोर्स? यस और नो? सो दैट मीन्स आपकी इंटरनल कैपेबिलिटीज शुड बी अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटीज एंड दी थ्रेट्स। तो उसको आना चाहिए कि वॉशिंग मशीन में खुद से कपड़े कैसे धोते हैं, कपड़े कैसे सुखाए जाते हैं, बच्चों के डायपर जो होते हैं कब चेंज किए जाते हैं, बिकॉज आपको वहां पे बाई नहीं मिलने वाली है, इजंट इट? और वही उसका सपना जो होता है बेटा डेवलपिंग इंटरनेशनली का टूट जाता है। तो बस जिसका सपना नहीं टूटता फिर वो आगे जाता है, बोलते हैं ओके अब मेरी इंटरनल आप अपने मन की कैपेबिलिटीज है। फीलिंग बता रहे हो। अब हम चलते हैं स्कोप पर। क्या हुआ? आप अपने मन की फीलिंग बता रहे हो कि मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए। नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि मुझे तो विदेश जाना ही नहीं है। आई डोंट लाइक टू सेटल इन विदेश। नो 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 नो। इसीलिए तो उसको पहले ही इतना डरा था कि वो जाए ही नहीं बेचारा। बेचारा मुझे समझ नहीं आया, तुम मेरी साइड पे हो क्या उसकी साइड पे हो? बेचारा बता रहे हो। हाँ तो मेरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा रही है। नहीं मैं हाँ प्रत्युष बिल्कुल सही कह रहा है। पता नहीं बच्चों का दिमाग कहाँ कहाँ चल रहा है। और बेचारा कौन है? मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सबके मेरे घर में भी इवन मतलब मेरे को बेचारा कोई नहीं बोला आज तक। चलो ओके, तो once we are done, once we are sorted with the internal capabilities and the opportunities which we are getting together with all the threats, now अब हम बात करते हैं कि भैया क्या स्कोप है। ठीक है, अच्छा तो ये करेंगे तो अच्छा क्या क्या स्कोप है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, काम काज क्या क्या मिल सकता है। अचार की फैक्ट्री निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई बच्चा कहे, कोई बंदा कहेगा कि ठीक है मैं जो वेटर का काम कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। यही तो करते हैं लोग बाहर जाके, राइट? उसके बाद जो होता है फिर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि अच्छा मैं यहाँ पे तो मैं ग्लोबल कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो देखेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे। क्या हमारा ऑब्जेक्टिव यही था विदेश में जाके वेटर की नौकरी करना? नहीं ना, ऑब्वियसली फिर हम स्टेप बैक कर लेंगे। बट अगर यस यही हमारा ऑब्जेक्टिव था कि भैया वो छोड़ो वेटर की नौकरी, बट पैसा तो आ रहा है, तो अगर पैसा हमारा ऑब्जेक्टिव है और वो फुलफिल हो रहा है तो वी विल बी taking this step ahead. And the last step is develop distinct corporate strategies. उसके लिए अब क्या करेंगे? strategies को develop करेंगे। ठीक है भैया, अब बहुत है, अब हमें कंपनी जो है डेवलप करनी ही करनी है। बहुत ज्यादा हमारे पास क्या है, अपॉर्चुनिटीज है। तो लास्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेटजीज। तो विद मी टुगेदर सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्या एनालाइज करेंगे? स्वॉट को। SWOT दूसरा क्या पॉइंट है, क्या करेंगे अपन? operations. पहले ऑपरेशन कर लेंगे, पहले स्कोप वगैरह देखेंगे, ऑपरेशन का स्कोप क्या है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे एंड फिर जो है डेवलप करेंगे स्ट्रैटेजी। ओके डन। एग्जाम में इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 ही है। बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है वाई ग्लोबलाइजेशन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके पॉइंटर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है इन कंपैरिजन विद द ओल्ड सिलेबस। तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लास में याद कराया था। किसको याद है? सबसे पहला मैम मुझे पॉइंट याद है। तुम्हें याद है? बताओ to फटाफट grow. से। मैम grow. यस Grow, गो yes ma'am. गो Second, गो 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 आगे सेकंड ग्लोबलाइजेशन ग्रो। अचार वाला है था मैम। Achar, Achar market वाला no point. longer डोमेस्टिक डोमेस्टिक मार्केट मार्केट्स नो नो लॉन्गर लॉन्गर एडिक्वेट। एडिक्वेट, ये लो मैंने ये Adequate. भी कर दिया। third, cheaper source of raw material, चीपर cheap labor, सोर्सेस। वेरी गुड, चीपर सोर्स set ऑफ up दी। overseas plant अरे वाह क्या बात है to अमन, high presentation डेवलपिंग कंट्रीज transportation ऐसा cost, करते हैं। राइट। and then काजल, develop economics strategy alliances within वाह temperature भाई in nature, अमन, आई एम इम्प्रेस्ड। which means is temperature temporary and joint in nature. ventures example दिया था Okay, हमने। so Aman, now you take the command and you one by one tell about the pointers, explain the pointers, okay? चलो बताओ, शुरू करते हैं। मैम फर्स्ट
grow globalization. Yes, the first point is grow globalization. Second point is market are no longer adequate. Yes, इसमें domestic example दिया markets था, no longer adequate. हाँ जी, आगे example अचार दिया था आपने. हाँ And बताओ third, क्या एग्जाम्पल था इसमें? अचार. अचार वाले मार्केट का एग्जाम्पल क्या था? इंडिया में डिमांड नहीं है अचार की, मतलब वहां पर जाकर बाहर जाकर यस तो हमें लग रहा है क्या डोमेस्टिक मार्केट यानी हमारा इंडियन मार्केट जो है उसमें इतनी खपत नहीं है अचार की, आर नो लॉन्गर एडिक्वेट, तो हम क्या करें बाहर जाके इंटरनेशनल जा रहे हैं और वहां पे इसकी डिमांड. इंडियन लोग रह रहे हैं. ओके गुड. उसके बाद अमन cheaper source of raw material and cheap labors. सब कुछ सस्ता अगर मिल रहा है तो सस्ता बहुत मिल बढ़िया. रहा है, वेरी गुड. ठीक है. नेक्स्ट And set up overseas plant. इसमें मैंने आपको हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बताई थी कि यहाँ पर हम बाहर जाएंगे तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बच जाएगा. ओके नेक्स्ट इज सेटअप Develop- ओवरसीज प्लांट्स. Plants. राइट Developing economics. राइट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और मुझे तो ऐसा लग रहा है बाकी सारे बच्चों को बाकी पॉइंट्स भी याद आ रहे हैं अभी. अमन और लास्ट पॉइंट Strategy alliances. Strategic Alliance means alliance. temperature in nature. यस अलायंस इज ऑलवेज टेम्पररी इन Nature नेचर. and वेरी competitive गुड. advantages. हम इसका एग्जांपल भी बताया था बताओ क्या Joint एग्जांपल venture. था? मैम, स्टारबक्स वाला. राइट और जितने सारे स्टूडेंट्स आप बैठे हुए जिनको रिकॉल नहीं हो रहा है प्लीज रिकॉल कर लो एक बारी. ट्राई करो रिकॉल करने की. देखो इंटरनेशनलाइजेशन की बात करी. सबसे पहला पॉइंट बेटा है ग्लोबलाइजेशन यानी कि ग्रोथ करने के लिए हम क्या करते हैं ग्लोबलाइजेशन करते हैं. सेकंड ग्लोबलाइजेशन और क्यों करते हैं क्योंकि जब हमें लगता है हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स यानी कि हमारे इंडियन मार्केट्स जो है अभी आधे अधूरे हैं हमारे लिए एडिक्वेट नहीं है तो हम अपनी चादर जो है बाहर तक लेकर जाते हैं. फिर हमें लगता है कि शायद बाहर से हमें सोर्स जो है ना जो हमारे को सामान बनाने के लिए चीजें लगती है रॉ मटेरियल हो गया लेबर लग गया वो हमें बाहर क्या मिलती है चीप मिलती है तो हम आगे बाहर जाते हैं. चाइना से कितना सस्ता में मिल जाता है बोलो हाँ कि ना. देन सस्ते की बात अगर आती है तो ट्रांसपोर्टेशन भी जहाँ पर कम पड़ेगी हम वहाँ पर जाने को तैयार होंगे. जब हमें लगता है कि फॉरेन मार्केट्स जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स को लेके काफ़ी ओपन अप है वो हमारे को ज़्यादा सेल्स दे सकते हैं हम तब भी ग्लोबलाइजेशन पे जाते हैं. जब हमें लगता है कि हम जो है अलायंसेस कर सकते हैं हम डेवलपमेंट कर सकते हैं और उससे जो है आगे ग्रो कर सकते हैं एडवांटेज ले सकते हैं तब भी हम ग्लोबलाइजेशन में जाते हैं. अलायंसेस जो होते हैं वो टेम्पररी इन नेचर होते हैं तो वो अलायंसेस से बट हमें जो इफेक्ट्स आते हैं जो वो काफी लॉन्गिटिविटी वाले होते हैं. तो आई बिलीव कि आपको याद हो गया ये चीज. एंड द लास्ट इज बेटा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट. इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में बस वो इतनी बात बोलता है कि हमारे पास एनवायरनमेंट में ये एनवायरनमेंट है मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट रीजनल एनवायरनमेंट एंड कंट्री एनवायरमेंटल एनालिसिस. इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट यू डू इट बाय योरसेल्फ. तो विद दिस हमारे पास में ग्लोबलाइजेशन होता है खत्म. इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वाई ग्लोबलाइजेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स. ये हमारे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बैठते हैं. चलिए तो हमारा जो एक पार्ट है बेसिकली इन्वायरमेंट का बिजनेस इन्वायरमेंट का इस चैप्टर का वो हमारा खत्म होता है. विद दिस हमने हाफ चैप्टर जो है बेटा क्या कर लिया है खत्म कर लिया है. सो वी आर डन विद हाफ ऑफ द चैप्टर. नाउ आगे बढ़ते हैं. वी आर ऑन दी पार्ट 8 ऑफ द चैप्टर. 8th पार्ट बताता है अबाउट द प्रोडक्ट एंड उसके साथ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है बेटा वो आता है PLC. तो पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की. प्रोडक्ट क्या होता है बेटा प्रोडक्ट क्या होता है? Whatever a business sells in the market is Very called a good. product. It may be Very product or Either goods or services. services. यस वेरी वेरी गुड. इट मे बी क्या नाम है प्रणव इसको ऐसे नहीं बोलेंगे बेटा इसको बोलेंगे Includes. प्रोडक्ट में बी अ गुड और अ सर्विस. ओके आपने Sold बोला in था the कि प्रोडक्ट कैन बी अ प्रोडक्ट और सर्विस ना ऐसे नहीं बोलेंगे. अ प्रोडक्ट कैन बी अ गुड और अ सर्विस. Or service. याद रखो जीएसटी में जी से गुड और एस से सर्विस ना ऐसे ही आप प्रोडक्ट में बी अ गुड और अ सर्विस. राइट उसके बाद हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों क्योंकि ये नया नया एग्जाम में अभी नया नया सिलेबस में आया है. एग्जाम में भी आने के इसके चांसेस हैं. किस बात की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है ये बताओ? Product की. प्रोडक्ट की. बताओ ये हमसे प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा. मैंने आपको इसमें याद करने का तरीका बताया था.
क्या तरीका था हम अकाउंट्स वाला हमारा तरीका था कि जैसे हम अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उस चीज को हम सोच के इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को याद कर सकते हैं। तो पहले मुझे बताओ, पहला जो टेंजिबल है इंटेंजिबल यस गुड्स और Product सर्विस are जो होती है tangible and उसमें से intangible. टेंजिबल कौन सा होता है, इंटेंजिबल कौन सा होता है? गुड्स Tangible टेंजिबल goods होता and है, services services intangible. वेरी गुड। टैंजिबल और इंटेंजिबल की डेफिनेशन लिख दोगे एग्जाम के अंदर, कोई दिक्कत? यस मैम। Yes, चलो ma'am. ओके। उसके बाद अगर Price. प्रोडक्ट ने है का तो है प्राइस भी प्राइस होगा। सप्लाई एंड डिमांड। प्राइस क्या होता है? अट्रैक्शन पाइवटल Supply, ma'am, सप्लाई और डिमांड का बोलता है जहाँ पे मीट होती है ना। बट आजकल तो प्रत्युष कैसे होता है, कॉम्पिटिटर के प्राइस को देखते हैं, अच्छा वो इतने में बेच रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम जो अपने प्राइस क्या करते हैं, सेट करते हैं, है ना। चलो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बेटा? उसके स्टैंडर्ड ऑफ कुछ Satisfaction. प्रोडक्शन। फीचर्स भी होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जो कस्टमर को क्या देते हैं, बेसिकली Satisfaction. सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो प्रोडक्ट्स जो है मेन पॉइंट है सेटिस्फेक्शन का। आप मेरे से क्वालिटी, क्लासेस लेते हो, यू आर क्वांटिटी। ऑल एनरोल्ड इन माय बैचेस, तो क्या आप सेटिस्फाई हो यस मैम। मेरे प्रोडक्ट से? Yes, सेटिस्फाई sir. हो? तो अगर Yes. सेटिस्फाई नहीं होते हो तो वो एक माना जाता है कि दैट इज नॉट अ गुड प्रोडक्ट। तो सेटिस्फेक्शन इज मेजर। अच्छा आप मुझे बता सकते हो, मैंने इसको टॉपिक को यहाँ नहीं कराया है, मैंने इस टॉपिक को चैप्टर नंबर 3 में कराया है, बट क्योंकि आप चैप्टर नंबर 3 कर चुके हैं ऑलमोस्ट, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन कौन सा आना चाहिए? मतलब कौन सा? कुछ याद आया? कस्टमर को क्या मिलना चाहिए? फंडामेंटल बेनिफिट्स। फंडामेंटल का मतलब यूटिलिटी वाला हाँ, जैसे कि मैंने यूटिल्स आपको बताया था कि आप मुझसे क्लास ले रहे हो, ठीक है, आपको आप क्लास में आए और मैं आपको बस मोटिवेट ही करती रहूं। मैं क्या करती रहूं? आपको बस मोटिवेट ही करती रहूं कि चलो ठीक है, ऐसे करो अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बट इज द मोटिवेशन द फंडामेंटल बेनिफिट? नो, द फंडामेंटल बेनिफिट इज टू स्टडी द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, टू लर्न द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो अगर वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो काहे का सेटिस्फेक्शन? तो सेटिस्फेक्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि बेनिफिट आना चाहिए, बट फंडामेंटल बेनिफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो हमारे पास में बहुत सारे वैरायटीज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं एज फार एज द कोचिंग्स आर अवेलेबल, राइट। तो सेटिस्फेक्शन क्या है? जो कि कस्टमर को सेटिस्फाई कर दे, कस्टमर की जो चॉइस है, वांट्स है, उसको सेटिस्फाई कर दे। बट उस चॉइस और वांट में फंडामेंटल बेनिफिट का इंक्लूजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग फंडामेंटल बेनिफिट की बात नहीं करते हैं, यानी कि दे आर नॉट दी कस्टमर्स जो कि यूटिलिटी की तरफ देखते हैं। समझ रहे हो? इसका मतलब वो कंज्यूमर जो है वो यूटिलिटी से मतलब नहीं रखता, वो तो बस है वही है, ही इज नॉट एनालिटिकल कंज्यूमर। ओके चलो, तो ये आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ लिया है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिखवा दिया है। अभी आपको रिकॉल हुआ थर्ड चैप्टर का पार्ट? तो जब आप पूरा एसएम पढ़ लोगे तो आपके पास तो बहुत सारा कंटेंट आ जाएगा। बिल्कुल सही है धनंजय, बिल्कुल सही बोला। तो ये जो कंटेंट है आपको, तो आप जब भी आंसर फ्रेम करके लिखोगे एग्जाम में, तो देखो ऐसा नहीं है कि चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में तो एज अ होल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? कोर होता है Pivotal. बिजनेस का, पाइवटल होता है, मेन सेंटर होता है। Center of हर attraction. एक्टिविटी उसके अराउंड घूमती है। जैसे कि मेरा अगर प्रोडक्ट है कि मैं पढ़ाती हूँ, तो हर चीज मेरे उसके अराउंड ही होगी। मेरी पब्लिसिटी भी उसके अराउंड होगी, मेरा लॉजिस्टिक्स भी उसके अराउंड होगा, मेरी मार्केटिंग भी उसके अराउंड होगी, मेरे फाइनेंस का पार्ट भी उसके अराउंड होगा। तो प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है बेटा? वो अग्नि होती है, उसके साथ फेरे लिए जाते हैं। ओके चलो नेक्स्ट बेटा, फिफ्थ पॉइंट जल्दी से बताओ, उसकी क्या होती है? एक यूजफुल लाइफ Useful होती है यूजफुल life. लाइफ होती है। यानी कि जो आप मुझसे पूछते हो मेरी क्लासेस में अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस लेते हो, मैम कब तक की वैलिडिटी है? एक लाइफ होती है प्रोडक्ट की, नो दैट देयर इज अ यूजफुल लाइफ, कि कब तक उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और यूजफुल लाइफ के बारे में तो आप जो एसेट या डेप्रिसिएशन में पढ़ते हैं वहां से डेफिनेशन उठा के यूजफुल लाइफ की यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कितना इजी है, गिविंग यू 1 मिनट, रिवाइज कर लो फटाफट से। प्रोडक्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इट कैन कम इन एग्जामिनेशन फॉर 5 मार्क्स। डू रेफर एंड राइट फ्रॉम द स्टडी मटेरियल और फ्रॉम द हैंडमेड नोट्स जब आपके पास आ जाए।
चलो नेक्स्ट इज बेटा प्रोडक्ट है तो पीएलसी भी होगा। कितने फेज होते हैं इसके? 4 फेस। प्रत्युष तुम अपने बारे में क्यों बता रहे हो कि तुम्हारे 4 फेसेस हैं? ऐसे मत बताओ तुम। मैम सबका तो वही होता है, वी आर ऑल्सो अ प्रोडक्ट। यू आर ऑल्सो अ प्रोडक्ट। नहीं, मैं वो वाले फेस के बारे में बात नहीं कर रही थी, मैं इस वाले फेस के बारे में बात कर रही थी। अच्छा अच्छा। चलो ओके, तो हमारे 4 फेजेस होते हैं। पहला कौन सा होता है? इंट्रोडक्शन, दूसरा? ग्रोथ, तीसरा? मैच्योरिटी, Matured। चौथा? डिक्लाइन। चलो मुझे बताओ, जल्दी जल्दी बताना, ठीक है। ऐसा कौन सा फेज होता है जिसमें कि प्रोडक्ट जो होता है काफी नया नवेला होता है, उसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है? इंट्रोडक्शन। ओके, इससे हमारी सेल पे क्या इफेक्ट होता है? क्या हमारी सेल सबसे ज्यादा होती है या सबसे कम होती है? सबसे कम होती सबसे है। कम। वेरी वेरी गुड, Consumer is not aware of our product। वेरी गुड। ओके, ऐसा कौन सा फेज होता है जिसमें कि कोई नया प्रोडक्ट हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लात मार के चला जाता है और हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो अपने आखिरी सांसें गिन रहा होता है? 4th product। डिक्लाइन। Growth phase, ma'am, growth. ग्रोथ? Decline। डिक्लाइन। Sorry, ma'am, decline. Sorry, I'm sorry. डिक्लाइन, वेरी गुड। डिक्लाइनिंग फेज। अच्छा, डिक्लाइनिंग फेज में सेल्स जो होती है वो इंक्रीज कर रही होती है, डिक्रीज कर रही होती है? Decrease। डिक्रीज। ठीक है, तो सेल्स में डाउनवर्ड फॉल आता है कि अपवर्ड जाती है सेल्स? Downward। ओके, ठीक है। नाउ टेल मी द फेज बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, इन विच फेज द सेल्स इज स्टक एट अ पर्टिकुलर लेवल? मैच्योरिटी। Maturity। मैच्योरिटी। In which stage the sales it goes upward in a very Growth. drastic level? Growth। Growth. It increases in an Second. increasing rate. Very good, Pranav. The sale increases at the increasing Increasing rate। rate. बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं थर्ड फेज की बात करूं तो थर्ड फेज में बेसिकली हमारी सेल क्या हो जाती है? Decreasing rate। स्टेबल हो जाती है हमारी एक पॉइंट पर आकर। ओके ओके, अच्छा मुझे बताओ कि अगर मुझे प्राइसेस के बारे में बात करूं तो प्राइसेस कैसी रहेंगी मेरी चारों फेज में से? सबसे कम प्राइस कहाँ पर मुझे मिलेगा मेरे प्रोडक्ट का? ग्रोथ। फर्स्ट में फर्स्ट में मुझे सबसे कम पैसे मिलेंगे। वेरी गुड, सबसे कम पैसे मुझे मिलेंगे। तो विद दैट वी आर डन। और मुझे बताओ कौन से फेज में कस्टमर को नॉलेज हो जाती है और वो परचेजिंग करना चालू कर देता है? Second phase growth। ठीक है, आपने मुझे बताया कि फर्स्ट फेज में प्राइस जो होते हैं हम कम चार्ज कर पाते हैं, राइट? तो क्या सेकंड फेज में भी हम कम चार्ज कर पाते हैं या पे हम ज्यादा चार्ज करने शुरू कर देते हैं? अभी हम ज्यादा चार्ज करना शुरू कर देते हैं। तुमसे बेहतर कौन जानता है? स्टार्टिंग में सब लोग सस्ते में पढ़ाते हैं, उसके बाद वंस द क्लासेस आर पॉपुलर एंड देन द प्राइसेस गोस हाई, राइट? मैम वही देख लो जो हम नेट वो रिचार्ज करवाते हैं फोन का पहले सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। पड़ती है ना तो हाई कर देते हैं। ओके अच्छा मुझे ये बताओ, इन चारों फेज में से कंपटीशन के बारे में पूछती हूँ। कंपटीशन सबसे ज्यादा टफ कहाँ पे लगता है? मैच्योरिटी नहीं मैम, इंट्रोडक्शन। सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन कहाँ पर होता है? फर्स्ट वाले में तो कंपटीशन में हम है भी नहीं, दिखाई नहीं देते। दूसरे वाले में दिखे, हमने सेल्स ले ली, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे और चौथे वाले में। तो तीसरे वाले में कंपटीशन ज्यादा हो गया, तभी तो हमारी सेल्स जो है स्टेबल हो गई और नॉट इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग, राइट? इजंट इट right? And चौथे वाले में again we are going out of the competition slowly so the answer to the question is third stage। done। अच्छा ये जो ग्राफ होता है इसकी शेप कैसी होती है? S shape। very good, S shape ग्राफ होता है। so with this we are done with the 8th point also। we are done with the product as well as the PLC। आगे चले। ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था संडे को, PLC। एग्जाम यही लिख कर यही डायग्राम बना के आ गई थी मैं। अच्छा हुआ तूने ये डायग्राम बनाया, मुझे तो पता ही नहीं था। कोई और डायग्राम बनता है क्या इसका? मैं यू शेप्ड बनाती है। मैं पढ़ के नहीं गई थी, यही डायग्राम है। पढ़ के करके आई थी मैं पेपर, तो ये याद था मुझे तो मैंने कर दिया।
ओके चल ठीक है, फिर तुझसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। तो तूने डायग्राम तो बनाया ही होगा, तो मुझे बता कि इस डायग्राम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे तूने क्या लेबलिंग की थी, बता जरा मेरे को। सेल और टाइम, ये एक्स एक्सिस पे मतलब- क्या लिखूं? एक्स पे टाइम लिख दो और वाई पे सेल। ठीक है, फिर तो सही लिख के आई है लड़की। ठीक है, बीकॉम एमकॉम दोनों में पास हो जाएगी। चलो आगे। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू चेन एनालिसिस। ओहो, ये टॉपिक दिया किसने था? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। माइकल पोर्टर। माइकल पोर्टर। किसने माइकल दिया था? पोर्टर। माइकल पोर्टर ने दिया था। अच्छा, माइकल पोर्टर ने इसका नाम वैल्यू चेन रखा। तो मुझे बताओ वैल्यू का मतलब क्या आता है यहाँ से? वैल्यू मतलब कि हर एक एक्टिविटी, चाहे वो प्राइमरी एक्टिविटी हो चाहे वो सेकेंडरी एक्टिविटी हो, वो वैल्यू ऐड करती है इनटू द बिजनेस। ओके, और चेन का मतलब क्या है? हर एक्टिविटी, चाहे वो प्राइमरी एक्टिविटी हो चाहे वो सेकेंडरी एक्टिविटी हो, वो आपस में क्या है? रिलेटेड है। अच्छा, रिलेटेड से मुझे याद आया कि हमारे पास दो तरीके की एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं इनके बीच में? 3. अरे वाह, तुम अपने रिलेशंस के बारे में बता रहे हो अमन। ओहो, कैसे कैसे रिलेशनशिप? एक ये लड़का ये लड़की, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी। हाँ, तो कितने रिलेशंस? 3 रिलेशंस अमन। पहला रिलेशन कौन सा? प्राइमरी अच्छा, प्राइमरी प्राइमरी। दूसरा प्राइमरी सेकेंडरी लगा सेकेंडरी सेकेंडरी। तीसरा प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है, चलो ठीक है, ये रिलेशनशिप। ओके, प्रत्युष ने हामी कर दी है, ठीक लग रहा है। ओके, तो हर प्राइमरी एक्टिविटी का दूसरी प्राइमरी एक्टिविटी के साथ में क्या है? रिश्ता है। हर सेकेंडरी का दूसरी सेकेंडरी के साथ में क्या है? रिश्ता है। और हर प्राइमरी का सेकेंडरी के साथ भी क्या है? रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? वैल्यू चेन एनालिसिस। अच्छा, मुझे एक बात ये तो बताओ कि जो ये प्राइमरी सेकेंडरी है, मैंने लिख तो दिया ही है यार, चलो लिख दिया है तो ठीक है। अब मैं जो हूँ आप लोगों से पूछ भी लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है ना, तो आप लोगों से मुझे पूछना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो नहीं याद आ रहा है। तो आप लोग जरा मुझे बता सकते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटी में कौन कौन सी Yes, एक्टिविटी ma'am. आती है? यस मैम. Inbound logistics. इनबाउंड Operation. लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड Operation. लॉजिस्टिक्स, एक मिनट रुको, मुझे ये नाम अच्छा नहीं लग रहा है। ये इनबाउंड का मतलब क्या होता है? इनपुट. मैम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन बोल गया? मैम मैंने नहीं बोला। Input तो वही था, इनपुट। इनबाउंड का input ही मतलब था। क्या होता है? मैम इनबाउंड मैम, मतलब inbound is फैक्ट्री के अंदर। अंदर जो अंदर। हाँ, क्रिकेट खेलने वाले बच्चे ने दिया बिल्कुल सही जवाब। इनसे क्या होता है? इनसाइड। अंदर। और बाउंड से क्या होता है? बाउंड्री। बाउंड्री। हाँ, लॉजिस्टिक्स यानी माल आ रहा है इनसाइड द बाउंड्री। पुट इन पुट लगा के रखा है, ऐसा गधेड़े की तरह जवाब देता है। पूरा समझाया था इनबाउंड का मतलब क्या होता है। इनबाउंड का मतलब इनसाइड द बाउंड्री, माल आ रहा है इनसाइड का बाउंड्री। सेकंड पॉइंट बताओ। ऑपरेशंस। ऑपरेशंस, वेरी गुड। ऑपरेशन में क्या करते हैं अपन? मैन्युफैक्चरिंग Raw- वगैरह करते हैं। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बना देता है। बहुत बढ़िया प्रणव, तुम्हें तो काफी एक्सपीरियंस है बेटा इसका। आगे नेक्स्ट बताओ, फिर क्या करते हैं? आउटबाउंड आउटसाइड लॉजिस्टिक्स. लॉजिस्टिक। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। अब क्या करेंगे? जो बाहर फिनिश भेज गुड्स दो। है उसको बाहर बाहर भेज देंगे। भेजिए। अच्छा किसके पास भेजेंगे? बाउंड्री के पास। कस्टमर के. कस्टमर के पास भेज देंगे। वेरी वेरी गुड। फिर उसके बाद काम रुक जाएगा। मार्केटिंग करेंगे फिर। Marketing. ओ, Marketing मार्केटिंग and एंड sales. सेल्स करेंगे। एंड ओहो आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विस भी देंगे। मैं उसको पूरा लिखना चाहूंगी, आफ्टर सेल सर्विसेज। शॉर्ट में नहीं लिख सकते उसको। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो ये अभी अभी हमने पढ़ा कि हर प्राइमरी का प्राइमरी के साथ भी रिश्ता होता है, यानी कि इसका रिश्ता इससे है, इसका रिश्ता Yes, इससे ma'am. है, यस मैम. इसका रिश्ता इससे है, Yes, इसका ma'am. रिश्ता इससे है। यस मैम. सबसे ठीक है। रिश्ता है इसका। हमारे पास सबसे रिश्ता नहीं है, रिश्ता है, बस सब। बाकी सबके पास रिश्ते हैं। चलो अच्छा, सेकेंडरी के बारे में भी बता दो जरा मेरे को, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती मैम हैं? प्रोक्योरमेंट. पहला प्रोक्योरमेंट। यस नहीं, मैम. Yes, फार्म ma'am. इंफ्रास्ट्रक्चर। भैया पहले घर वर तो ला दो, सामान कहाँ रखेंगे? मेरे पिताजी Infrastructure, बोलते हैं ma'am. तुम दहेज तो मांग रहे हो, मैं फर्नीचर डालू डालू कहाँ? पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे दो मुझे। इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया। इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद Then फिर human resource Human resource management. हम management। इंसानों को लोग लेके आएंगे, आओ। फिर हम इंसान को लेके Technology. आएंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजी. उसके बाद उसको technology, कंप्यूटर दे देंगे, उसके बाद
उसके बाद क्या सिर्फ और Practical. सिर्फ हमें इनपुट्स ही खरीदने सब होते हैं? कुछ मिला के नहीं। प्रोक्योरमेंट कर लेंगे। यस। क्या हमें खाली रॉ मटेरियल खरीदना होता है? नहीं, अदर देन इनपुट भी सामान खरीदना होता है, वो कहाँ आ जाएगा? प्रोक्योरमेंट में आ जाएगा। वेरी गुड धनंजय, वेरी गुड सुशील, वेरी वेरी गुड। चलो, तो अब इसमें भी एक दूसरे के साथ रिश्ता है। इसका रिश्ता इसके साथ है, इसका रिश्ता इसके साथ है, इसका रिश्ता इसके साथ है। हाँ भाई हाँ। और क्या इसका रिश्ता इसके साथ है? तगड़े वाला है। वेरी वेरी गुड। अच्छा, अब जरा हम एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बना लेते हैं, क्या कहते हो गाइस? डायग्राम बना ले। बुलेट डायग्राम। अच्छा, प्रत्युष से मैं पूछना चाहूंगी, प्रत्युष आप मुझे बताएंगे बेटा कि प्राइमरी पहले एक्टिविटी किसको बेटा लिखेंगे? नीचे आएंगी कि सेकेंडरी एक्टिविटी नीचे आएंगी? बेटा आप मुझे बताएंगे। मैम प्राइमरी नीचे आती है एंड अच्छा, And प्राइमरी एक्टिविटी नीचे आती हैं और सेकेंडरी एंड एक्टिविटीज सपोर्टिंग Secondary- या फिर सपोर्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है? ऊपर आती है। ऊपर प्रत्युष आती है। मुझे अब रीजन नहीं पता है कि रीजन ऐसा क्या होता है, आपको तो पता है? यस मैम। ठीक है, डन। ओके, कोई और बच्चा जिसको रीजन ना पता हो कि प्राइमरी नीचे आती है तो वो प्रत्युष से पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है हमारी? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, उसके बाद ऑपरेशंस, उसके बाद आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज। अब बताओ कि सपोर्टिंग एक्टिविटी हॉरिजॉन्टल बनाओ कि वर्टिकल बनाओ? हॉरिजॉन्टल बहुत बढ़िया। पहले क्या लिखूंगी? इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद? एचआरएम, उसके बाद? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी उसके बाद? और प्रोक्योरमेंट, ओके, प्रोक्योरमेंट। क्या डायग्राम में Dotted कुछ line. मिसिंग है? डॉटेड line, लाइंस dotted और line. मार्जिन। कौन से लाइंस? डॉटेड लाइन हम डॉटेड अच्छा, लाइन। एचआरएम अच्छा। तक, कहाँ तक खींचो? Only HRM. HRM. एचआरएम तक। हाँ, ठीक है। ये डॉटेड लाइंस कुछ बताती हैं, आपको पता है? ठीक है, डन। Link अपने तक रखना, टॉप सीक्रेट। मैं मार्जिन भी रह गया वहाँ लिखना, प्रॉफिट। मार्जिन। ठीक है, यस, ओके अमन। अब मार्जिन पे आते हैं। ये मार्जिन क्या कहलाता है? प्रॉफिट, प्रॉफिट। प्रॉफिट। ठीक है, ये सब आपकी किताब में गिवन है? नहीं, आपको नहीं। पता है? हाँ, चलो ठीक है। तो हमारा वैल्यू चेन एनालिसिस भी हो जाता है खत्म, एंड वी आर एक्चुअली हैविंग गुड अमाउंट, एक्चुअली एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज फॉर राइटिंग इन द एग्जामिनेशन। अच्छा खासा कंटेंट है हमारे पास वैल्यू चेन पे लिखने का, राइट? ओके, दोबारा से मुझे बता सकते हो कि ये जो वैल्यू चेन एनालिसिस है, ये एनालिसिस एक कॉस्ट मॉडल है या सेल्स मॉडल है? कॉस्ट मॉडल है। सेल्स है तब एक गधेड़े, ये प्रॉफिट का ऐड किया तूने इसके अंदर। ये मैम सेल्स है, सेल्स। कैसे सेल्स। चलो ओके। अभी पोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल प्लस उसकी अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री। पोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल, ओ हो, ये पोर्टर पता नहीं कहाँ कहाँ आ जाता है। इसने जो है 5 फोर्सेस और दे दिए। 5 फोर्सेस कौन कौन से हैं मुझे तो याद भी नहीं रहते हैं। मुझे अपने बच्चों से पूछना पड़ेगा कि कौन कौन से हमारे पास में फोर्सेस होते हैं। पहला फोर्स मैम 2 बार्गेनिंग, 2 थ्रेट, 1 सब्स्टिट्यूट। पहला कौन सा? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग राइवल्स, सब्स्टिट्यूट्स, एंड उसके बाद हमारे पास कुछ होते हैं existing rivals and new entrants. एग्जिस्टिंग राइवल्स एंड न्यू एंट्रेंट्स। entrants. चलो अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा जी बात कर लेते हैं अबाउट द न्यू एंट्रेंट्स। न्यू एंट्रेंट्स कौन से होते हैं? जो अभी तक बाजार में यानी इंडस्ट्री में नहीं आए हैं बट आ सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? न्यू एंट्रेंट्स बोलते हैं। तो मुझे ये बताओ, जो लोग आने वाले हैं उनको क्या बोलते हैं? न्यू एंट्रेंट बोलते हैं। और ये लोग जो इधर हैं ये कौन है? ये एग्जिस्टिंग है। तो मुझे बताओ, क्या मैं चाहूंगी कि मेरे अलावा कोई एसएम पढ़ाए? जब तक मैं पढ़ा रही हूँ तब तक तो नहीं। कम से कम अभी मैं 33 साल की हूँ तो कितना और पढ़ा सकती हूँ? 10 साल तो और पढ़ा ही सकती हूँ। 50 साल तक। हम 17 साल हो 17 साल और पढ़ा सकते हो। तो 17 साल तक कोई नहीं आना चाहिए, बट 28 यार 17 कम बोला, 27 तो होना चाहिए। 60 साल तक तो अरे तो बोला था मैंने। बेटा मेरी सुनो, मेरी रियल एज पे जाना। मेरी वो जो दिखने वाली एज है ना, इस पे मत जाना। मेरी रियल एज में हिसाब से बताओ बेटा। हमारी बायोलॉजिकल 28 बोला है ना, 30 28 बहुत है। 28 इयर्स, मतलब बेसिकली 28 इयर्स में कितने लोग जो होंगे वो पढ़ाना चाहेंगे?
और उन लोगों को मैं नहीं चाहती कि वो आए, तो मैं क्या करूंगी, मैं बैरियर्स लगाऊंगी। किनके साथ Barriers मिलके? to new entry. जो लोग मेरे एग्जिस्टिंग है, मेरे साथ में है ना, मैं उनके साथ मिलके ना आगे वालों के लिए पता क्या लगाऊंगी, बैरियर्स लगाऊंगी। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन एग्जाम के लिए आता है बैरियर्स, या फिर ऐसे ऐसे वो प्रॉब्लम, वो पॉइंटर्स जिनसे कि आप न्यू एंट्रेंट्स को हमारी इंडस्ट्री में आने से क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। पहला बैरियर कौन सा है बेटा? कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब किसी के बस की थोड़ी ना ऑनलाइन क्लासेस में बेटा, मेरा जो है जो जिस सिस्टम से मैं लेती हूँ वो सिस्टम ही लाखों का सिस्टम है। ये थोड़ी ना कि पहले की तरह एक दुकान खोल के बैठ के साथ जो 7-8 बच्चों का दरी बिछा दी और पढ़ाना शुरू कर दिया और बोर्ड लगा लिया 500 रुपए का। बेटा जो बोर्ड है जिसपे मैं राइट करके मैं पढ़ा रही हूँ, ये बोर्ड है बेटा 80,000 रुपए का बोर्ड है, तो कर लेगा वो खर्चा? हाँ, नहीं कर सकता। क्या पता कर ले। हो सकता है कि इतने बड़े बाप दादाओं की फैमिली से हो, बट अगर इतने बड़े बाप दादाओं की फैमिली से है तो पढ़ाएगा ही क्यों? चलो जोक्स अपार्ट, सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड बैरियर जो अपन लगा सकते हैं वो क्या है बेटा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है प्रत्युष? मैम जिसमें हम बल्क में मैम सामान बनाते हैं ताकि हमारी कॉस्ट कम हो जाए, optimum Yes, हो जाए। yes. The per unit cost of production decreases with the volume increment. That is a economies of scale. तो जो existing लोग हैं वो ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो हमारी per unit cost जो होती है वो कम आएगी। अब मैंने अगर हैंडमेड नोट्स छपवाए, मैं 500 हैंडमेड नोट्स छपवा रही हूँ एग्जाम्पल, तो जो मेरी कॉस्टिंग है वो कम आएगी। अगर मैं यही 50 छपवा दी तो मेरी कॉस्टिंग पर यूनिट जो होती है वो बड़ी होती। तो जो नया वाला बंदा होता है उसके भी कस्टमर्स बंधे हुए नहीं होते हैं, तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा नहीं उठा पाता है, तो इट एक्ट्स एज अ बैरियर। थर्ड इज बेटा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि मैं अपने प्रोडक्ट को सबके सामने ये दिखाऊंगी कि हम में कुछ अलग है, हम में अलग ही बात है, एक परसेप्शन एक फिट करके दिखाऊंगी कि हमारा प्रोडक्ट आपके जो नया अवेलेबल प्रोडक्ट है उससे काफ़ी डिफरेंट होगा। प्लस हमारे पास लोगों का एक तरीके से प्यार भी बंधा होगा विद दैट डिफरेंशिएशन, तो वो प्यार की वजह से हम आगे जीत हासिल कर सकते हैं और सामने वाले के लिए बैरियर ला सकते हैं। नेक्स्ट इज बेटा स्विचिंग कॉस्ट। इस पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, एनीवन इन द क्लास? स्विचिंग कॉस्ट, स्विच करने की कॉस्ट। जैसे कि अगर जियो आया, जियो एक न्यू एंट्रेंट था, वो आया, उसने कहा मैं तो सस्ते पे दे रहा हूँ, सस्ते पे दे रहा हूँ। जितने भी लवर्स थे, जितने भी रिलेशनशिप वाले बंदे थे, वो सोच रहे थे कि हाँ ये तो सही है भाई, रात भर फ्री में बातें कर सकते हैं अपन, बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, ठीक है। बट फिर उसके बाद हमने एग्जिस्टिंग वालों ने क्या करा, वोडाफोन वाले ने बोला अच्छा तो तुम जियो की तरफ जाओगे, रुको रुको। हमने कहा बताओ, कि नहीं देखो अगर तुम जियो का नया सिम लेते हो तो इट्स फाइन, बट आप अगर अपने एग्जिस्टिंग नंबर को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं जियो में तो आपको देनी पड़ेगी स्विचिंग कॉस्ट, एंड दैट वुड बी ₹1000। ओह माय गॉड। रिलेशनशिप वाले बंदे बोलते हैं यार क्या ही फायदा हुआ 1000 रुपीज वहां देने का, इससे तो मैं वोडाफोन में ही रह लूं क्योंकि मेरा नंबर सब जगह गया हुआ है। कबूतर क्या? कबूतर से चिट्ठी पहुंचा देंगे? मतलब काजल तुम हो रिलेशनशिप में तभी तुम कह रही हो कि कबूतर से चिट्ठी पहुंचा देंगे? ऐसी एक्सपीरियंस। हाँ, हमें तो देखो है नहीं, है ना। चलो कोई बात नहीं। ओके नेक्स्ट, भेजोगे सामने वाला मार देगा तो। नेक्स्ट बेटा ब्रांड। ऑब्वियसली जैसे बिस्लरी है बेटा, बिस्लरी इज अ ब्रांड, तो बेटा ब्रांड की बात ही अलग होती है, और न्यू जो आता है उसका ब्रांड अगर नहीं है तो इट विल बिकम एज अ काइंड ऑफ बैरियर टू इट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, एमसीक्यू में आ सकता है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा आ सकता है, तो इसको समझेंगे। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर मान लो मेरी एक कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड है तो मेरे को लोगों तक कोल्ड ड्रिंक पहुंचानी पड़ेगी, लोगों तक कोल्ड ड्रिंक पहुंचानी पड़ेगी, यानी कि मुझे सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स में अपना वजूद खड़ा करना पड़ेगा। बट अगर उसको बेचना ही कोका कोला और पेप्सी है तो मेरा सामान लोगों तक पहुंचेगा कैसे? तो एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होता है वो नए नवेले प्लेयर्स के लिए काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चेन में अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करा के कस्टमर तक पहुंचाना इज अ वेरी बिग डील। इट हैपेंड मी विद व्हेन आई इंट्रोड्यूस्ड माय बुक फर्स्ट टाइम इनटू द मार्केट, कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में एक्सेसिबिलिटी ही नहीं दी गई थी। अगर कोई बच्चा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बुक मांगता भी था तो बाकी सेलर्स जो कि सो कॉल्ड एग्जिस्टिंग सेलर्स थे उनकी बुक को दिखाया जाता था बच्चों को, ना कि मेरी बुक को। सो आई वाज वन ऑफ देम।
नेक्स्ट पॉइंट बेटा आता है, जो लास्ट पॉइंट है, पॉसिबिलिटी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बेटा, रिटेलिएशन। रिटेलिएशन आपने समझना है, रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है? रिटेलिएशन का मतलब होता है प्रताड़ित React. करना, प्रताड़ित कर देना, जैसे कि चल भग, ऐसा। मतलब कि जैसे कि मान लो नए नए नवेले प्लेयर्स होते हैं ना, उनको डर होता है कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स होंगे कहीं वो उनके साथ ये वाला बिहेवियर ना करे कि सब मिलकर उनके ऊपर चढ़ जाए। दैट इज अ काइंड ऑफ Ragging. पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन। लताड़ना, लताड़ना को बोलते हैं रिटेलिएशन। ओके, मैम ये 6th वाले पॉइंट पे एक वो था, एग्जांपल था। बिस्लरी का एग्जाम्पल दिया बेटा मैंने यहाँ पे। अब जब मैम यहाँ पानी, पे बिस्लरी ने एक ब्रांड खड़ा कर दिया, ब्रांड अपना खड़ा कर दिया, अब पानी मैम पीना 6th है वाले तो पे अच्छा 6th वाले पे एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, पेप्सी को मैंने कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल दिया यहाँ पर। मैम मैं बोल हाँ तुझे बोलना है, बता ना, बता। मैम यहाँ पे मैम जब MI आया था मैम, वो न्यू एंट्रेंट था मार्केट में हाँ मैम, उसने इंडिया के सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक्सेस कर लिए थे। तो मैम सबसे सस्ता माल वो ले आया था, फोन सारे सबसे सस्ते ले आया था। तो मैम वो केस स्टडी बनती है इस पे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे। देखो बात क्या है कि जितने सारे पॉइंटर्स है, केस स्टडी सब पे बन रही है। ओके, और ये जो लास्ट के 2 पॉइंटर्स है ना, इसमें एग्जाम में MCQs आ सकते हैं कि वो आपको एक सिचुएशन देंगे और फिर बताएंगे बताओ इनमें से कौन सा बैरियर यहाँ पे लगा। तो ये 2 पॉइंटर्स जो हैं थोड़े से डिफिकल्ट हैं, जो कि एकदम अट्रैक्ट नहीं होते हैं, एकदम आपके दिमाग में नहीं आते हैं। तो इन दोनों का ज्यादा ख्याल रखना। और बाकी ये एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है फॉर 5 to 6 मार्क्स, एक्सप्लेन द बैरियर्स, जो कि हम न्यू एंट्रेंट पे लगाते हैं। मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि आप देखते सही जवाब दे पाते कि नहीं, कि अगर ये जो न्यू एंट्रेंट है बेटा, न्यू एंट्रेंट जो है, ये जो न्यू एंट्रेंट है, अगर ये हमारी इंडस्ट्री में आते हैं तो आप मुझे बताओ कि जो हमारी प्रॉफिट्स होंगे, जो हमारे प्रॉफिट्स होंगे वो घटेंगे या बढ़ेंगे? हम कम होंगे। बताओ। हम कम होंगे, relatively कम हो बढ़ेंगे? जाएंगे। कम होंगे ना प्रॉफिट्स, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि जैसे मान लो आप खाना खा रहे हो, अब खाना खा रहे हो तो कस्टमर बेस तो उतना ही मान लो है, तो वो खाना आप पहले खा रहे थे, अब 4 जन मिलके खा रहे हैं उसी थाली का खाना, तो आपके हिस्से में कम आएगा। तो ये एग्जाम में MCQ पूछा जा सकता है। तो मेरा क्वेश्चन है, इंग्लिश में बोल रही हूँ, क्वेश्चन सुन के आंसर करना। इफ आई एम पुटिंग बैरियर टू एंट्रेंट, मैं न्यू एंट्रेंट के ऊपर बैरियर लगा रही हूँ, इफ आई एम पुटिंग बैरियर टू एंट्रेंट, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी विल बिकम, और आई एम मेकिंग इट डैश हायर और नो हायर और स्लोअर प्रॉफिटेबिलिटी। मैम अगर मैं हायर बैरियर लगाती हूँ तो मैम हायर, हायर हो जाएगा। हायर, वेरी गुड। तो मैं हायर लेवल पे जाती हूँ, क्या लगा के? बैरियर्स लगा के। तो मेरा एक पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ पे, कौन से वाला? न्यू एंट्रेंट वाला। तो न्यू एंट्रेंट वाला काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज बेटा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। इस पर बेस्ड स्टडी मैट पे भी एक क्वेश्चन है, प्लीज उसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा, मैं आपको समझा रही हूँ। बाकी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। बायर का मतलब क्या है? बायर का पल्ला भारी है। बायर का पल्ला कब भारी होता है? जब उनके पास 3 चीजें होती हैं। पहला चीज क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। नॉलेज। हाँ हमें बताएगा तू, 200 रुपए में मिलती है ये शर्ट, हाँ किसी और से ले लेंगे, इज द सेकेंड पॉइंट। यानी कि द प्रोडक्ट इज हैविंग सो मेनी सब्स्टिट्यूट, इट इज नॉट क्रिटिकल टू द बायर नीड। मान लो मुझे टी शर्ट चाहिए ही नहीं, मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा, मैं नहीं लूंगी, या फिर मैं इसको बोल के चली जाऊंगी, मुझे सब पता है टी शर्ट 200 रुपए की आती है, तो क्या कितने में दे रहा है मेरे को, मुझे नहीं चाहिए, रहने दे। तो वो अगर वो प्रोडक्ट मेरे लिए क्रिटिकल नहीं है तो बायर का पल्ला भारी है, राइट। अगर कोई मुझसे हैंडमेड नोट के लिए बोले तो क्या बोलते हैं, क्या वो क्रिटिकल प्रोडक्ट है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे बायर का पल्ला भारी नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, बीच वाला पॉइंट क्या है बेटा? दैट इज द प्रोडक्ट। वो जानते हैं कि भैया हमारी रोज की स्पेंडिंग होती है, हम जानते हैं इस
प्रोडक्ट पे हमें कितना खर्च करना है। तो बायर का पल्ला भारी होता है इन 3 फैक्टर्स को लेके, और ये 3 फैक्टर्स जो होते हैं इसके बेसिस पर हम ये बोलते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, यानी कि बायर जो होता है बार्गेन करता है। एंड अगेन सिंस बायर बार्गेन करता है तो हमें बायर की बार्गेनिंग पावर की असेसमेंट भी कर लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द माइकल पोर्टर। नाउ हु इज द सप्लायर? अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो हु इज द सप्लायर, जिससे कि हमारे को गुड्स आते हैं, दैट इज अ सप्लायर। तो अब सप्लायर के केस में क्या है, अब जैसे मान लो कि अब मेरे को, मैं अपनी बात करूं तो सप्लायर के बारे में बात करते हैं। अगर मान लो सप्लायर जो है बेटा, अगर मान लो सप्लायर का प्रोडक्ट जो आप ले रहे हो दैट इज अ क्रिटिकल प्रोडक्ट, मुझे पता है कि मुझे फलाना डॉक्टर की ही दवाई लगती है, तो वो बंदा अगर 500 रुपये चार्ज ना करे, अब 700 चार्ज करे, तो मैं 700 दूंगी। बोलो यस और नो? तो क्रिटिकल हो गया ना वो प्रोडक्ट, अब क्रूशियल हो गया ना वो प्रोडक्ट। जो पहले क्रूशियल नहीं था वो अब क्या हो गया बेटा? क्रूशियल हो गया। तो सप्लायर के केस में वो बार्गेनिंग पावर वो रखता है, यानी कि वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस जो है तय करता है जब वो सामान क्या होता है? क्रूशियल होता है फॉर द बायर टू परचेज। बात समझ में आई? सप्लायर कौन होता है? जिनसे हम सामान खरीदते हैं। मान लो मुझे किसी से सामान मान लो मेरे को हैंडमेड नोट्स के लिए, एग्जाम्पल बोल रही हूँ, मुझे हैंडमेड नोट्स के लिए कोई पेजेस खरीदने हैं, ठीक है, मुझे पता है कि मैं फलाना ब्रांड के पेज लेती हूँ, इतने जीएसएम का पेज आता है, तो उसको पता है कि वो भी जो है एकमात्र सप्लायर है, तो फिर क्या होगा? अपने अकॉर्डिंग बड़ा चला के क्या करेगा? रेट देगा, राइट? नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड बायर सप्लायर्स, कॉन्सेंट्रेटेड सप्लायर्स, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड सप्लायर्स। जैसे कि आप बाजार में जाओ, आपने टी शर्ट बोली, आपने टी शर्ट एग्जाम्पल टी शर्ट देखी, कितने रुपए की? 500 रुपए की। आपने बोला हाँ हम कहीं और से ले लेंगे, फिर आप आगे गए, फिर उसने क्या बोला? टी शर्ट कितने रुपए की? 500 रुपए की। सारे सप्लायर्स ने मिलकर गुड बना रखा है कि हम बेचेंगे तो इससे कम पे बेचेंगे ही नहीं, गुड बना रखा है। मेरे को अगर रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जाना है, मैं पेपर खरीदने के लिए गई, लोगों ने गुड बना रखा है कि 80 जीएसएम का पेपर, एग्जाम्पल बोल रही हूँ, हम 280 से कम देंगे ही नहीं। तो दे आर हैविंग मोर कॉन्सेंट्रेशन, ये लोग गुट बना के चल रहे हैं आगे। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सप्लायर्स। तो सप्लायर अगर कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, आप समझते हो, आपने अगर सुना हो वर्ड, एक वर्ड इकोनॉमिक्स में आता है ओलिगोपोली, ड्यूओपोली, वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट था कि वो आपस में प्राइस सेट कर लेते थे। सारे सेलर types एक ही of प्राइस पर market. देंगे, राइट सारे- राइट। तो सारे सेलर एक ही प्राइस पर देंगे। हाँ, तो वही चीज यहाँ पर आई है, उसी का ही एक आसान शब्द में उसने बोल दिया कॉन्सेंट्रेटेड सप्लायर्स, ठीक है। Yes, एंड द concept. लास्ट पॉइंट इज बेटा जी हाई स्विचिंग कॉस्ट, हाई स्विचिंग कॉस्ट, हाई स्विचिंग कॉस्ट। अब जैसे मान लो मैं बोलती हूँ मैंने हैंडमेड नोट्स बनने के लिए दिए, बीच में उसने मुझसे बोला कि मैम क्या बोलते हैं मेरी मशीनरी जो है ना खराब हो गई है और आपको जो है रुकना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा भाई मैं रुक तो नहीं सकती, मेरे पास तो बहुत डिमांड है, ये है वो है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तू नहीं करके दे रहा, कोई और करके देगा। बट अगर अब मैं किसी और के पास जाती हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा स्विचिंग कॉस्ट लगेगी, तो मैं क्या करूँगी? मैं सोचूंगी चल अब मेरी मजबूरी है, कॉस्ट पैसा मेरे पास है नहीं, तो मेरे को इसकी बात ही माननी पड़ेगी। तो सप्लायर का पल्ला भारी हो जाता है जब हाई स्विचिंग कॉस्ट रहती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे ये बताओ, मुझे ये चीज़ बताओ कि सप्लायर का पल्ला कब भारी है? जब ये 3 फैक्टर्स हैं। बायर का पल्ला कब भारी है? जब बायर के पास ये 3 फैक्टर्स हैं। डन? तो ये बायर और सप्लायर भी हो गए बेटा, बायर भी डन हो गया, सप्लायर भी डन हो गया। अब चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, विच इज द राइवलरी अमंग्स द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, ये वाला पॉइंट। अच्छा मुझे बताओ, राइवल्स जितने ज्यादा होंगे, राइवल्स जितने ज्यादा होंगे वो उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा या कम होगा? हम कम होगा। वेरी गुड। तो राइवलरी जितनी ज्यादा होगी प्रॉफिट्स उतने कम होंगे, राइट? है ना, क्योंकि वो ये ना प्रॉफिट, जूते के बिजनेस में अगर 10 ब्रांड्स है तो कस्टमर उन 10 ब्रांड्स में से खरीदेगा। अगर 10 की जगह 20 ब्रांड्स हो जाएंगे तो कस्टमर उन 20 ब्रांड्स में से खरीदेगा। तो पर ब्रांड जो होगा आपके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको समझते बेटा, राइवलरी कौन होते हैं? राइवलरी का मतलब होता है हमारे दुश्मन। इन द हिंदी इजी लैंग्वेज, राइवलरी जो होती है बेटा जी वो हमारे इंडस्ट्री से रिलेट करती है। एंड ये जो राइवलरी बेटा, जब भी आप राइवलरी की बात करते हो तो जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं
वो कॉम्पिटिटर्स हमेशा हमेशा चाहते हैं कि कंपटीशन जो होता है वो लो लेवल पे रहे, बट हमारा कंपटीशन है इट इज ऑलवेज ऑन द हायर लेवल। सो हम चाहते हैं कि हमारे को कंपटीशन कम रहे, राइवलरी कम से कम रहे। उसके लिए इन्होंने पॉइंटर्स बताए कि इंडस्ट्री में एक क्लियर कट जो होना चाहिए, एक लीडर हो जाना चाहिए, ताकि हमारे को समझ में आता रहे, दूसरों को भी क्लियरेंस होती रहे कि क्या कब कैसे करना है। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एजुकेशन से रिलेट करते हैं तो इंडस्ट्री में हमारे पास में 2-3 ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं, ठीक है, और बच्चा जो है ज्यादातर वहीं से क्लासेस खरीदता है, तो दे आर द डीम्ड इंडस्ट्री लीडर, राइट। सो इफ दे आर डूइंग समथिंग, एग्जांपल उन्होंने एक प्राइस सेट कर दिया कि पर सब्जेक्ट अपन जो है 10,000 रुपए लेके चलेंगे, तो एक प्राइस सेट हो जाता है। इंडस्ट्री के लीडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंडस्ट्री को चलाने की कोशिश करते हैं, बट अगर इंडस्ट्री में कोई लीडर नहीं होता तो हर एक बंदा अपनी अपनी चलाने की कोशिश करता है, कभी कोई कम करता है पैसे, कभी कोई ज्यादा करता है पैसे। तो इंडस्ट्री शुड हैव अ क्लियर कट लीडर amongst all the rivals present in the industry. That is the And first point. benchmarking. Yes, benchmarking. And आपको पता है प्रत्युष, benchmarking is no more in our old or new syllabus, हम पहले था। right? Number of competitors, obviously number of competitors should be less so as to have higher profits, ठीक है, तो obviously तो बहुत इजी पॉइंट है। थर्ड इज अ फिक्स कॉस्ट। आपको पता है कि राइवलरी जो है, कंपटीशन जो है, एटलीस्ट आप अपने कंपटीशन में यू शुड बी एबल टू कवर अप विद योर फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को कवर अप करने को क्या बोलते हैं बेटा कॉस्टिंग के टर्म्स में? ब्रेक इवन। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन। इंडस्ट्री शुड एटलीस्ट कवर द फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट इज बेटा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। राइवलरी है ना, दुश्मनी है ना, तो दुश्मनी अगर है बेटा, जैसे एग्जांपल मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ, कोई और भी पढ़ाता होगा, तो वो मेरा राइवल हुआ। तो राइवलरी में आप अपने अपने प्रोडक्ट में कुछ तो डिफरेंशिएशन रखोगे, कुछ तो अलग रखोगे, कुछ तो एक खास बात रखोगे, तभी तो कोई आपका प्रोडक्ट जो है वो लेगा इन कंपैरिजन टू योर राइवल। तो देयर हैज टू बी द डिफरेंशिएशन। सो इफ यू वांट टू विन इन द राइवलरी, इफ यू वांट टू हैव मोर प्रॉफिट्स अमंगस्ट ऑल द राइवल्स, देन यू शुड हैव अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है बेटा स्लो ग्रोथ। स्लो ग्रोथ, अब देखो मान लो कि जिस इंडस्ट्री के अंदर बेटा ग्रोथ ही क्या है बेटा, स्लो है, धीरे धीरे करके ग्रोथ आ रही है, बहुत कम ग्रोथ है, हल्की हल्की ग्रोथ आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है उसमें राइवलरी उतनी ज्यादा कठिन होगी, उतनी ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि ग्रोथ नहीं है, यानी कि बेसिकली प्रॉफिट जिस इंडस्ट्री में नहीं होते हैं, ग्रो बहुत स्लो होती है, वहां पे लाले पड़ जाते हैं टू हैव दी प्रॉफिट। जैसे कि अभी इस टाइम एजुकेशन इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है, देयर इज अ वेरी स्लो ग्रोथ इन द इंडस्ट्री। तो जो राइवलरी है वो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, प्लेयर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे डे बाय डे, तो यहाँ पर हमारी की टोटल प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो रही है, खत्म हो रही। तो दैट इज अबाउट दी राइवलरी। मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इस वाले टाइम में, यानी कि मई वाले में। आगे का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इस पे आ चुका है। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज बेटा सब्स्टिट्यूट्स। मुझे एक बात बताओ बेटा, सब्स्टिट्यूट्स और राइवल में क्या डिफरेंस होता है, राइवलरी पीरियड में क्या डिफरेंस होता है? हम राइवल में मैम सेम इंडस्ट्री में होते हैं, एंड सब्स्टिट्यूट में क्या है बेटा? मैम सब्स्टिट्यूट। ओके, अगर मैं बोलूँ टी में, अगर मैं बोलूँ टाटा टी, और अगर मैं बोल दूं दूसरी कौन सी टी होती है भाई, हम ब्रुक बॉन्ड। अच्छी सी चाय बताओ। ताजमहल। टाटा, चलो बुक बॉन्ड ही कर देते हैं। ये क्या है आपस में? राइवल्स। और ये क्या है आपस में? सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, ये एग्जाम में बातें ध्यान रखना। तो सब्स्टिट्यूट से भी क्या थ्रेट है, ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो ज्यादा बड़ा इंटेंस कंपटीशन होगा, कम सब्स्टिट्यूट होंगे कम कंपटीशन होगा। अगर मान लो सब्स्टिट्यूट्स ऐसे हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, चाय पिए कॉफी पिए, ठीक है, हम सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो चाय पिए कॉफी पिए, उनको एक ही ज्यादा क्या आता है, सेटिस्फेक्शन आता है, तभी तो हम उनको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं। तो यहाँ पर उस केस में आपके प्रोडक्ट की अगर ना के बराबर सब्स्टिट्यूट्स है तो यू कैन हैव अ विन विन सिचुएशन। तो सब्स्टिट्यूट्स को कम से कम रखें, अपने आप को अगेन डिफरेंशिएशन के पॉइंट पे रखें, उनको कोई ना कोई एडवांटेज दें ताकि वो आपके ऊपर रेफर करें। जैसे कि टी और कॉफी में आज भी अगर मैं अब भारत की बात करूं तो पीपल विल प्रेफर टी ओवर कॉफी,
द फर्स्ट पॉइंट इज द प्राइसिंग पॉइंट। मैं बाजार के ठेले पे जाती हूँ, मैं चाय मांगती हूँ 10 रुपए की मिल जाएगी, मैं कॉफी मांगती हूँ मुझे 20 रुपए की मिलेगी। तो ये एक पॉइंटर आता है सब्स्टिट्यूट्स के अंदर भी कि आपके पास एक तो एडवांटेज होना ही चाहिए, राइट। सो दैट इज द होल सिनेरियो ऑफ द माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया माइकल का 5 फोर्सेस पोर्टल मॉडल। आई गेस कि आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री। अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री, अट्रैक्टिवनेस क्या होता है बेटा? इंडस्ट्री क्या होती है बेटा? दो क्वेश्चन। पहला बात, इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री होता है जहां पर वी फाइट फॉर द सेम बायर। जैसे कि हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री, अब अगर एक बच्चा है उसका नाम है एक्स, इसको अगर क्लासेस लेनी है तो हम उसके पास क्या है बेटा? उसके पास ये सारे क्या है? ऑप्शंस है। ये सारे क्या है बेटा? ऑप्शंस है। अगर एक बंदा है वाई, इसको अगर जूते लेने हैं तो जूते में उसके पास में क्या क्या ऑप्शंस है? स्केचर्स के ले सकता है, रिबॉक के ले सकता है, एडिडास के ले सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? फुटवेयर इंडस्ट्री। क्या बनाते हैं? फुटवेयर इंडस्ट्री। नाउ व्हाई आई एम कॉलिंग देम फुटवेयर इंडस्ट्री? इंडस्ट्री क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर द सेम बायर। यानी कि या तो वो जूता लेने जब जाएगा या तो वो एडिडास का पहनेगा या तो वो स्केचर का पहनेगा। अगर आप में से कोई बच्चा एसएम की क्लासेस लेने के लिए जाएगा, या तो वो किसी एक्स की लेगा या मेरी लेगा या किसी वाई की लेगा। दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट। सो दैट इज द एजुकेशन सीए इंडस्ट्री। अब बात समझ आई इंडस्ट्री क्या होता है? अट्रैक्टिवनेस का मतलब ये है कि ये इंडस्ट्री जो है कितनी अट्रैक्टिव है। जैसे एक लड़की होती है ना, वो कितनी अट्रैक्टिव होती है, सिमिलरली इंडस्ट्री जो होती है वो अट्रैक्टिव होती है। इंडस्ट्री अट्रैक्टिव कब होती है बेटा? इंडस्ट्री अट्रैक्टिव कब होती है? जब आप उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, राइट। इंडस्ट्री अट्रैक्टिव कब होगी? जब आप उससे क्या कर सकते हो? प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो वो कहता है कि जब आप अपने प्रॉफिट अर्न करते हो एंड हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हायर मतलब हायर देन द एवरेज प्रॉफिट्स, तो उसको बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री क्या है बेटा? अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। जैसे कि एक बच्चा है जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है। अब स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं। कंपनीज जो हैं बहुत अलग अलग नेचर की कंपनी है, राइट। कोई कंपनी ऐसी है जो कि अपना कोई ऑनलाइन ट्रैवल बिजनेस कर रही हो। एक कंपनी ऐसी है, हो सकता है कि वो जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स दे रही हो। एक कंपनी जो है वो एफएमसीजी गुड्स पे पूरा डील कर रही हो, है ना। बहुत सारे टाइप की कंपनीज। तो बहुत सारे टाइप की कंपनीज में मैं अगर बोलूं कि इस टाइम पे एफएमसीजी जो है वो हाइप पे जा रहा है, तो आपने एफएमसीजी इंडस्ट्री को बेस बना के फिर क्या करते हो? आप इन्वेस्ट करते हो ना। यानी कि आपको लगता है कि आप उस इंडस्ट्री में जो एक एवरेज प्रॉफिट है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हो, तो आपको वो इंडस्ट्री क्या लगती है? अट्रैक्टिव लगती है। कोई बंदा भी एजुकेशन इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहेगा? नहीं लगाना चाहेगा, क्योंकि दैट इज नॉट गिविंग हायर देन द एवरेज प्रॉफिट्स। जब तक आपको नहीं लगता कि वो हायर देन द एवरेज प्रॉफिट्स देगा, तब तक वो इंडस्ट्री आपके लिए क्या नहीं है? अट्रैक्टिव नहीं है, राइट। तो मुझे बताओ कि आपको अट्रैक्टिवनेस समझ में आ गया? इसके कुछ पॉइंटर्स है स्टडी मैट के अंदर, उसको रीड कर लीजिएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, इस कॉन्सेप्ट से आप सारे पॉइंटर्स रीड कर सकते हो। आपको जो है रटने की जरूरत नहीं है इसके पॉइंटर्स, सिर्फ एक रीडिंग भी मारोगे तब भी हो जाएगा। एंड एग्जाम में ट्राई करना अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री को समझा पाना। पहले इंडस्ट्री को समझाना, फिर अट्रैक्टिवनेस को समझाना, उसके बाद 2-4 पॉइंटर्स डाल देना। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछूं, जवाब दोगे? ओके यस मैम। चलो, मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में कोविड आया। कोविड आने से ऑनलाइन एजुकेशन चालू हो गई, जिससे कि जो एजुकेशन की इंडस्ट्री थी उसमें एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक वाला चेंज देखा गया। ड्रास्टिक चेंज क्या था कि वो बिजनेस अब जो है मेजरली इट वाज परफॉर्म्ड ऑन द ऑनलाइन पोर्टल्स, ठीक है। अब एक बंदा है एक्स, वो बंदा एजुकेशन इंडस्ट्री में जाना चाहता है, तो मुझे ये बताओ उसके लिए क्या अट्रैक्टिव है? ऑनलाइन एजुकेशन अट्रैक्टिव है या ऑफलाइन एजुकेशन अट्रैक्टिव है? पढ़ाना चाहता है वो, ऑनलाइन अट्रैक्टिव है या ऑफलाइन अट्रैक्टिव है?
ये मैंने आपको मैम पीछे का, ऑनलाइन तो आपने कैसे जज Definitely it's किया, online content. कैसे एनालाइज किया? आपने ऐसे करके एनालाइज किया कि पीछे की चीजें क्या चल रही हैं, राइट? इसको बोलते हैं बेटा वन ऑफ द ड्राइवर ऑफ द चेन। दीज आर दे आर सो मेनी ड्राइवर्स जहां पर कि हम इनको स्टडी करते हैं। वन ऑफ द ड्राइवर वाज कोविड। COVID was one of the changes in the environment which happened. इससे टेक्नोलॉजिकल चेंज भी आया, इससे साइकोलॉजिकल चेंज भी आया। पहले तो नहीं था, पहले तो बच्चा नहीं सोचता था कि घर बैठ के भी पढ़ाई कर लूंगा। माँ बाप कहते थे नहीं, धक्के मार के बोलते जा बाहर जा पढ़ाई कर, जा अटेंडेंस लगा। अब माँ बाप खुद कहते हैं हमारा बच्चा बिहार से जाएगा पढ़ने के लिए, पता नहीं वहाँ खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, खुद ही अपने बच्चे को अपने अल्लाह को मैं अपने पास रखना चाहती हूँ, तो पेनड्राइव क्लास ले ले, तो ऑनलाइन क्लास ले ले। आज लोगों का साइकोलॉजिकल चीज भी चेंज हो गया, तो इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री में चेंजेस आता है। इसीलिए एक इंडस्ट्री जो अभी तक फेस टू फेस ऑनलाइन इंडस्ट्री जो कि अभी तक इतनी अट्रैक्टिव थी, अब वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं रह गई। तो इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस आल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। इट इज बेस्ड ऑन द ड्राइवर्स। ड्राइवर्स का मतलब होता है वो फोर्सेस जो कि इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपके साथ लेती हूँ, कस्टमर डेमोग्राफी। डेमोग्राफी डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी का मतलब होता है उनकी पॉपुलेशन। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, पॉपुलेशन के बारे में बात करती हूँ, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, मैं कस्टमर भी डेमोग्राफी में आता है। उसके अगर मैं बात करूँ उसके बारे में, मेरे को ऐसा लगता है कि राइट नाउ जो रूरल एरियाज में मेरे कस्टमर्स थे ना, आजकल वो भी they're also inclined towards the makeup. they also want to look better, they want to have their good presence. आजकल उनका तो उसकी जो पॉपुलेशन है, रूरल एरिया की पॉपुलेशन है, now they are shifting their preferences, right? and for that क्या मेकअप इंडस्ट्री में बूम नहीं आएगा इससे? क्या फर्क नहीं पड़ेगा इससे? बिल्कुल आएगा। मेकअप इंडस्ट्री में जो हमारे रीजनेबल प्रोडक्ट्स होंगे, आपको पता है 100 रुपए में भी फाउंडेशन आ जाता है, और वो शीशी कम से कम जो है, अगर 100 रुपए में फाउंडेशन आ रहा है, आपको 50 मेकअप दे देगी। तो क्या ऐसी इंडस्ट्री जो रीजनेबल मेकअप बनाती है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी नहीं है? उसके लिए अट्रैक्टिवनेस नहीं है? अगर आप एक ऐसा ब्रांड हो तो आपके लिए वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव नहीं है? बिल्कुल अट्रैक्टिव है। तो हमारे लिए हर एक फोर्स जो होती है वो काम करती है। अगर यहीं पर हमारे कस्टमर ऐसे हो जाए कि नहीं भाई मेकअप से तो भूतनिया बन जाते हैं, मेकअप तो बेकार चीज होती है, स्किन को प्रेफर देना चाहिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लगाओ, स्किन इज मेकअप मोर प्रेफरेबल, मेकअप को मना कर दिया, समझ रहे हो? रूरल वाले कह रहे हैं कि अरे हमारे पास मुल्तानी मिट्टी है, असली मुल्तानी मिट्टी है, हम असली गुलाब जल बना सकते हैं, ये मेकअप वेकअप तो बेकार है, स्किन पे शाइन आती है हमारे ऑर्गेनिक मिट्टी वाले प्रोडक्ट से। तो बताओ मेकअप इंडस्ट्री का क्या हुआ? खत्म, टाटा बाय बाय, नो मोर अट्रैक्टिव। Nowadays organic products are on boom, organic products market is attractive in nature, right? This is how the industry works. आई गेस आप एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिख सकते हो अगर आपको लगता है आपका आंसर शॉर्ट पड़ता है, पर ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल लिखने का सिर्फ 1 नंबर ही होता है। कभी इतना एक्सप्लेन कर दो कि आंसर छोड़ के एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहे हो, जब तक कि क्वेश्चन फुल फ्लेज ये ना कह दे कि हाँ पूरा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो। ओके चलो, तो नाउ देयर आर वेरी स्मॉल टॉपिक्स विच नीड बी कंसिडर्ड, एंड इसमें स्मॉल टॉपिक्स में जो है हम बात कर लेते हैं अबाउट द कस्टमर, अबाउट दीज थिंग्स। करें बात, तो कस्टमर क्या होता है बेटा? एक सेकेंड, वैल्यू चेन के ऊपर में चीजें रह गई ना, एक सेकेंड वैल्यू चेन यहाँ पर बेटा, वैल्यू चेन में एक तो एक्सपीरियंस कर्व रह गया हमारा, एक्सपीरियंस कर्व, और बेटा दूसरा रह गया वैल्यू क्रिएशन। इसको और कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है? एक्सपीरियंस कर्व क्या होता है? व्हाट इज एक्सपीरियंस कर्व? What is experience curve? With the passage of time, हम क्या करते हैं, क्या गेन करते हैं प्रत्युष? एक्सपीरियंस गेन करते हैं। और जब हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? अपने यहाँ की कॉस्ट, हाँ अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या कर सकते हैं बेटा? घटा सकते हैं। डेयरी मिल्क याद है सबको? डेयरी मिल्क के पहले एक रैपर होता था, फॉइल्स होता था,
फिर उसने क्या किया, उस फॉइल को खत्म कर दिया, प्रणव उसने फॉइल को खत्म कर दिया, और वो अब अपने जो मेन रैपर है ब्लू कलर का, सिर्फ उसके अंदर ही सीधा चॉकलेट रख के दे देती है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेयरी मिल्क ने क्या किया, एक्सपीरियंस किया कि मैं कॉस्ट कटिंग कहाँ पर कर सकता हूँ। उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपीरियंस कब बोलते हैं। इसके 3 फीचर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए। 3 फीचर्स होते हैं। पहला फीचर क्या है बेटा, जल्दी बताएंगे मेरे को। एक्सपीरियंस कर्व, यस, पहला फीचर एक्सपीरियंस कर्व। काजल, यश, चलो क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछती हूँ। मैम चलो। पहला तो कॉस्ट इफेक्टिव ही होगा। CA लिख सकते हैं। लिख सकते हो, ठीक है, डन। देखो मैं इसको आपको ऐसे ऐसे पूछती हूँ, क्वेश्चन फॉर्म में आपको याद होगा। चलो मुझे बताओ कि एक्सपीरियंस जो होता है डैश होता है वक्त के साथ, बढ़ता है मैम, बढ़ता है, इंक्रीज ओके, वक्त के साथ बढ़ता है, इट ग्रोज विद द टाइम, टाइम। ओके, टाइम के साथ आपको एक्सपीरियंस आता है, यानी कि इट इज द लर्निंग Learning curve. इफेक्ट्स, It is also लर्निंग called इफेक्ट्स, learning effect. इसीलिए इसको और भी क्या बोलते हैं, लर्निंग इफेक्ट बोलते हैं, राइट, लर्निंग कर्व बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, लर्निंग इफेक्ट बोलते हैं। Learning curve. इफेक्ट में क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो। इफेक्ट Yes, में sir. क्या आता है, आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो, आप अपनी मार्केटिंग के ऊपर जो खर्चा हो रहा है उसको कम कर सकते हो, आप अपनी वॉल्यूम, आप अपनी जो वॉल्यूम का प्रोडक्शन है उसको बढ़ा बढ़ा घटा सकते सकते हो। हो, उसको बढ़ा घटा सकते हो, और तो और, Barriers to entry. राइट, हम कस्टमर रिलेशनशिप बना सकते हैं। बहुत बढ़िया, कस्टमर रिलेशनशिप बना strategic सकते हो, planning. बैरियर्स टू एंट्री के बारे में नॉलेज ले सकते हो, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप दूसरों के लिए बैरियर्स क्रिएट कर सकते हो, दैट इज अ एक्सपीरियंस कर्व। ओके, बहुत इजी है, और ध्यान रखना इसको लर्निंग कर्व भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज वैल्यू क्रिएशन। बताओ वैल्यू को हम किस में नापते हैं, यूटिल्स Utils. में। बहुत बढ़िया, वैल्यू को किस में नापते हैं, यूटिल्स में नापते हैं। अगर मेरा सामान जो है 8 रुपए का है, मैं उसको 10 रुपए पे बेचूं, तो ये क्या हुआ, मार्जिन, Profit. फर्म्स मार्जिन, ये किसका First मार्जिन है, firms में. फर्म का मार्जिन है। और अगर कस्टमर को 10 रुपए का सामान खरीद के 15 रुपए जितना एहसास हो रहा है, तो ये किसका मार्जिन हुआ, कस्टमर मार्जिन। किसका मार्जिन हुआ बेटा, कस्टमर मार्जिन। और अगर मैं बोलूं टोटल, अगर मान लो मैं कंपनी को बोलूं कि कंपनी कितना बेसिकली प्रॉफिट कमा रही है, तो बेटा कंपनी ने 8 का बनाया था, 15 का बेच रही है, तो प्रॉफिटेबल प्राइसिंग बैंड क्या है, प्रॉफिटेबल प्राइसिंग बैंड, प्रॉफिटेबल प्राइसिंग बैंड क्या होता है, यानी कि जहां पे कंपनी जो है प्रॉफिट में है, तो कंपनी तो 8 रुपए के ऊपर प्रॉफिट में ही है ना, 15 रुपए तक पूरा प्रॉफिट में है, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिटेबल प्राइसिंग ब्रांड। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको नंबर्स दे सकते हैं, केस दे सकते हैं, और वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसको नंबर पर बेस ये बताइए कि प्रॉफिटेबल प्राइसिंग बैंड क्या होता है। तो नंबर्स आज मैंने लिए हैं 8, 10, 15, वो नंबर कोई भी हो सकते हैं। तो मुझे बताओ कि जो कंपनी जो होती है, अगर वो वैल्यू क्रिएशन करती है, यानी कि अगर उसका प्रॉफिटेबल प्राइसिंग बैंड अच्छा है, तो यानी कि वो क्या दे रही है, दैट इज गिविंग द वैल्यू टू द कस्टमर्स। तो इट इंक्लूड्स 3 थिंग्स, तीन चीजें कौन सी देती है, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जिसके भी वो सेल कर रही है, एंड द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन द कस्टमर इज Value getting, gained by the customer. value gained by the customers, and this concept is known as value creation. And last but not least, value creation किस में हेल्प करती है, अगेन CA and CS। Yes. वैल्यू क्रिएशन किस में हेल्प करती है, CA and CS। डन 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 डन। एक वो टॉपिक भी तो था, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप तो लास्ट में आएगा, अभी नहीं आएगा। चलो ये देखो 12वें नंबर पे है। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बेटा स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स है हमारे पास में। सबसे पहला कस्टमर, बताओ कस्टमर क्या होता है, हु इज द Someone कस्टमर, who purchases product from वेरी the गुड। market. क्या कस्टमर और कंज्यूमर अलग अलग होते हैं, Yes, ma'am. कंज्यूमर कौन होता है, The ultimate consumption, जो the ultimate consume करता है goods को या services को. वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो कंज्यूमर होता है, सॉरी जो कस्टमर होता है, वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है या कंज्यूम करता है, Purchase करता है. ओके। who is the person who you know
goes to a shop and purchases a product, Customer. but also consumes it. Consumer. Consumer. Ultimately that is a consumer. Okay, next is बेटा customer analysis. क्या हमें customer का analysis करना चाहिए? Yes, ma'am. क्यों Yes. करना चाहिए? क्योंकि हमारे ताकि को उसके उसके taste का पता अकॉर्डिंग ही चले। उनके सामान डिमांड दे। वांट्स उनकी नीड्स का चीज। सबसे बड़ी एक्टिविटी कौन सी होती है जो कस्टमर पर बेस होती है? मार्केटिंग। मार्केट। अगर कोई बंदा मुझे देख के बोलेगा कि मैम मैं कहा हाँ बेटा बोलो बोलो, अरे मैम हमारे पास में ना ये बहुत ही सुंदर सी बेडशीट आई है, सॉरी नॉट माय डिपार्टमेंट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे मैम ये बहुत ही सुंदर सा लैपटॉप आया है, इससे आप बच्चों को ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे बता सकते हो। मैं कहा हाँ दिखा दिखा मेरे को दिखा। आपको याद है मैंने आपको एक लैपटॉप बताया था, मैं देख के भी आई थी, यू रिमेम्बर? लैपटॉप का तो पता नहीं, लेविनो। लिपस्टिक का पता लेविनो है। था शायद। हाँ लेनोवो का था वो, लेनोवो का था वो। चलो लैपटॉप तो याद नहीं था, लिपस्टिक याद था लेकिन। लिपस्टिक मैट की। लिपस्टिक तो मैं बेटा ऐसे झपट्टा मार के ले लूं, मुझे दिखाओ। ओके नाउ द नेक्स्ट इज कस्टमर बिहेवियर। कस्टमर बिहेवियर का मतलब होता है कि कस्टमर कैसे बिहेव करता है। क्या हमें कस्टमर के बिहेवियर को भी स्टडी करना चाहिए? यस और नो? यस मैम। हाँ यस मैम। तो कस्टमर का बिहेवियर स्टडी करने का तरीका क्या है? सुनो मेरी बात ध्यान से। कस्टमर का जो बिहेवियर होता है, जैसे कि आपकी क्लासेस को ले लीजिए, कस्टमर का बिहेवियर कैसे होता है बेटा? सबसे पहले वो ना दूसरों की बातों को सुनता है, यानी कि इन्फ्लुएंस होता है। कुछ बातें उसकी इंटरनल होती हैं, यानी कि कुछ माँ बाप कहते हैं, वो कुछ वो खुद कहता है, और कुछ बातें एक्सटर्नल होती हैं, जैसे कि जो कौन कहता है, सीनियर्स कहते हैं, आपके कॉलीग्स कहते हैं। तो पहले वो इन्फ्लुएंस होता है अपनी बातों से, और उसके बाद में बेटा क्या करता है? इन्फ्लुएंस होने के बाद वो डिसीजन मेकिंग करता है कि हाँ ठीक है अब एक काम करते हैं, हम जो है ना फलाना क्लासेस खरीद लेते हैं, ये हमारी नीड को फुलफिल कर रहा है, एंड दिस इज आवर फाइनल चॉइस। एंड उसके बाद में जो है डिसीजन लेने के बाद पोस्ट डिसीजन वो सोचता है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमें इस प्रोडक्ट तो अच्छा लगा, हम जो है दोबारा से इसको खरीद लेते हैं। तो जो बच्चे हैंडमेड नोट्स लेके बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम जो है मई 24 के लिए भी यही मैम के नोट्स रेफर करेंगे, इसी से नैया पार होगी। So that is about the customer behavior. Very important for exam. It can come in 3 to 4 marks. Very important for exam. Very important for exam. नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? फटाफट से मेरे को बताओ। छोटा टॉपिक आता है, छोटे टॉपिक्स में जा रहे हैं ना अपन। कस्टमर बिहेवियर, मार्केट एंड इट्स टाइप्स। मार्केट एंड इट्स टाइप्स, वेरी इजी टॉपिक, मार्केट्स एंड इट्स टाइप। और बेटा मार्केट्स एंड इट्स टाइप्स में मैं आपको ये बोलूंगी यहाँ पर मार्केट्स एंड इट्स टाइप्स में कि हमारे पास मार्केट्स क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है, इसके बारे में उसने बताया बेटा। मार्केट क्या होता है बेटा? जहाँ पे सामान क्या होता है? बिकता है, एक्सचेंज्ड राइट। फॉर मार्केट कंसिडरेशन। क्या होता है? जहाँ पे सामान बिकता है। इट इज एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन, इट इज एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। ऐसे तो हमारे पास एक स्टॉक मार्केट है, राइट, वो भी क्या एक मार्केट है। यहाँ पे मार्केट में क्या होता है? डिमांड और सप्लाई क्या करती है? मीट करती है। द डिमांड मीट्स विद द सप्लाई, राइट। एंड यहाँ पर जब हम मार्केट की बात करते हैं तो कभी कभी हम इसको ये भी बोलते हैं कि इट रेफर्स टू अ प्लेस where the buyer and seller meets. It refers to a place where the buyers and the seller meet. Okay, next is beta term which is marketing. मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? आप अपने सामान को क्या कर रहे हो? बेच रहे हो टू अ वेराइटी ऑफ दी बायर्स, टू द वेराइटी ऑफ दी कंज्यूमर्स। मार्केटिंग आपने अपने बीकॉम में अगर थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो वो आप लेके आ सकते हो। मुझे ये बताओ मार्केटिंग में मेन चीज क्या होती है? मेन चीज क्या होती है मार्केटिंग में? मेन चीज होती है बेटा, मैम 5 P's। मार्केटिंग में मेन चीज होती है बेटा, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर इज द एक्विजिशन। किंग ऑफ द मार्केट। हमारे को कस्टमर जो होता है वो मेन होता है, उसके अराउंड ही हम मार्केटिंग करते हैं हमेशा, उसी के अराउंड ही हम मार्केटिंग करते हैं हमेशा। ये ध्यान रखना, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। ओके ओके, नेक्स्ट इज बहुत इजीली जो हमारा है विच इज द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप जिसके लिए क्या नाम है काजल बात कर रही थी, यस मैम। इतना इजी है ना। 5 स्टेप्स कौन कौन से है? सबसे पहले क्या करो? आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर। उसके बाद क्या करो? अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर। उसके बाद क्या करो? डिटरमाइन द स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रेंथ देखो, उसकी वीकनेस देखो। उसके बाद पुट Put ऑल इंफॉर्मेशन
together. Put all information together. That is the competitive landscape. अच्छा प्रत्युष ये बताओ लैंडस्केप के लिए क्या चाहिए? कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस. वेरी गुड, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस इवन है आपके एमसीक्यू के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे बताओगे कि ये पांचों स्टेप में से किस स्टेप में आप इसका कंटेंट लिखोगे. ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ. मुझे बता, अगर मैं इस बात को उठाती हूँ, इन व्हाट एरियाज द कॉम्पिटिटर्स आर लैकिंग, तो ये किस में आएगा? इन व्हाट? वीकनेस. यस, ये आएगा वीकनेस में. If I'm studying about their good financial position, तो ये किस में आएगा? Strength. Okay, if I am trying to take up this thing कि हमारे पास में जो competitors हैं वो कौन कौन से products और कौन कौन सी services अपने customers को देते हैं? आइडेंटिफाई. आइडेंटिफाई में तो understand. Understand में. अंडरस्टैंड. आइडेंटिफाई में तो करेंगे कि मतलब कौन कौन है. आइडेंटिफाई में क्या आएगा? हु आर आवर कॉम्पिटिटर्स, राइट. अच्छा, कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे डायरेक्ट ही होते हैं या इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं? मैम बोथ. बोथ होते हैं, तो बोथ होते हैं. अच्छा मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा इनमें से स्टेज है, स्टेप में, जहां पर कि हम ये डिसाइड करते हैं कि सामने वाले की वीकनेस का फायदा उठाएंगे और सामने वाले की स्ट्रेंथ एरिया पे हाथ नहीं लगाएंगे. मैम पुट ऑल इंफॉर्मेशन. वेरी गुड, information पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन टुगेदर. उनका जो वीकनेस वाला एरिया होगा वो हम उसका फायदा उठाएंगे और जो उनका स्ट्रेंथ वाला एरिया होगा उसको हाथ नहीं लगाएंगे कि ठीक है वो तो काम कर ही रहा है ना, उसके वीक वाले पॉइंट पे हम काम करेंगे, राइट. चले आगे. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास विच इज KSF. KSF का फुल फॉर्म क्या है बेटा? Key success factors. की यानी कि इम्पॉर्टेंट. सक्सेस तो आपको पता ही है, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको क्या देते हैं, जो कि सक्सेस देते हैं. अब मैं ये बोलती हूँ कि ऐसा क्या है कि बच्चा मेरे से नहीं पढ़ रहा है और दूसरे फैकल्टी सक्सेसफुल है, ऐसा क्या है? सो वी आर टॉकिंग अबाउट द की सक्सेस फैक्टर्स. उसको क्या बोलते हैं? KSFs. एग्जाम में जो होता है बेटा इंपॉर्टेंट है, KSFs की फुल फॉर्म आ सकती है. KSFs क्या होते हैं बेटा? तो KSF का मतलब होता है वो फैक्टर्स जिनको आपको स्टडी करना चाहिए, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. अगर आप उस इंडस्ट्री में हैं और आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए वो फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं उस इंडस्ट्री के, जिससे कि दूसरों को क्या मिलती है? सक्सेस मिलती है. that are known as the key success factors. तो अगर आप देखना चाहते हैं कि वो की सक्सेस फैक्टर्स कौन कौन से हैं तो आपको ये सवालों के जवाब चाहिए. सवालों के जवाब आपको पता होने चाहिए. पहला सवाल, फर्स्ट सवाल, ऐसा क्या है कि कस्टमर्स जो होते हैं, वो मुझे सेलेक्ट ना करके किसी और को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है? उनका चॉइस जो होता है वो चूज अगर करते हैं दोनों के बिटवीन में तो वो किस बेसिस पर चूज करते हैं? ऐसा क्या है कि वो एक्स को चूज करते हैं, मुझे चूज नहीं करते? उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? सेकंड, अगर वो एक्स को चूज करते हैं तो ऐसी कौन सी कैपेबिलिटीज है या ऐसी कौन से रिसोर्सेज हैं? बेसिकली इंटरनली कंपनी कितनी स्ट्रांग है? ऐसा क्या है इंटरनल उसके अंदर कि वो ऐसा इतना अच्छा प्रोडक्ट जो होता है वो दे पा रही है, वो क्या कर पा रही है? दे पा रही है. सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट कि भाई मैं तो ना अपने कस्टमर और मैं तो इतनी कॉस्ट पे, समझना, मैं इतनी कॉस्ट पे दे ही नहीं पाती है, मेरी कॉस्ट तो ज्यादा आ रही है. सामने वाला बंदा जो है वो ये कर रहा है, अरे कैसे कर रहा है? वो कुछ ना कुछ तो उसके पास है. सेकेंडली जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ, यू नो माई कस्टमर सपोर्ट, you are all aware about the manager of SM classes, right? So I believe that person is a human resource manager, human resource to me. He's an asset to me, right? So I have that resource with which I am winning the hearts of my students. I am not getting any kinds of complaints from my students. Do you have any complaint with respect to the customer support? No ma'am. Right, so I am having that thing. So if I am growing, customers yani ki students are taking my product, then that is a resource. That is a human resource. So that is my internal capability which is making me successful.
So that is the point to be considered. And the third point is very important. आपके पास में पोजीशन आ जाती है. ऐसा क्या है कि आपके पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है, यानी कि आप सिर्फ एक बार चमकते नहीं है, हर बार रिजल्ट आता है, हर बार आप चमकते हो, हर बार बच्चा आपके पास क्यों चला जाता है, आपके पास आप सस्टेन कैसे कर रहे हो मार्केट के अंदर. एक आधा बार आप ले आए, रैंक वैंक ले आए, आप हर बार कैसे ले आते हो. तो ये होता है हमारा थर्ड पॉइंट टू बी कंसिडर्ड. तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं अबाउट द की सक्सेस फैक्टर्स. अगेन इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेटिव क्वेश्चंस में से एक है, पुराने सिलेबस में भी था और आज भी है. तो विद दिस हमारा चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन होता है पूरा. राइट मैंने बहुत अच्छे से बहुत तरीके से आपको रिवाइज करा है. मैं आपको आपके कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जहाँ पर कि आप लैग कर रहे थे. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ वो एरियाज जो आप लैग कर रहे थे. मैंने आपको हमेशा बोला है माइंड मैप पे आप वो पॉइंट्स मार्क करो विद द रेड और ग्रीन पेन. तो आप मेरे हिसाब से इन द क्लास जो मैंने आप लोगों का एनालिसिस किया है उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक नहीं आते थे. एक आपको कस्टमर बिहेवियर नहीं आता था, एक आपको एक्सपीरियंस कर्व नहीं आता था. ठीक है, एक आपको राइवलरी, नेचर ऑफ राइवलरी, पोर्टर्स का जो फोर्थ फैक्टर है राइवलरी वाला, वो आपको नहीं आता था. वैल्यू चेन आपको बहुत अच्छे से आता था. ठीक है, वो तो अच्छे से आता था. और आपको इंटरनेशनलाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत थी, वो आपको कम आता था. ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट टॉपिक था स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, वो थोड़ा कम आता था. बाकी सब आपको अच्छे से आता था. मैम ये KSF है, इसका मेन टॉपिक की हेडिंग क्या है? मेन टॉपिक का हेडिंग मतलब जो हमने 3 पॉइंटर्स करे हैं वो है. तो बेसिकली वो Okay. यही है कि व्हाट आर द की सक्सेस फैक्टर्स ऑफ एन इंडस्ट्री. मैम ये KSF में मैटर जो है मैम इन 3 पॉइंट के ऊपर ही पूरा लिखा जाएगा. हाँ बिल्कुल, यस, ये तीनों पॉइंट आपके स्टडी मैट में गिवन है. बेसिकली वो नंबर ये क्या है? कहता है कि अगर आप ये जानना चाहते हो प्रत्युष कि वो क्यों सक्सेसफुल है इन द इंडस्ट्री, तो उसके की सक्सेस फैक्टर को देखो और फिर आप अपने अंदर जो चेंज लेके आना चाहो ला सकते हो. तो अंडरस्टैंड द की सक्सेस फैक्टर. इफ समवन इज सक्सेसफुल इन एन इंडस्ट्री, अंडरस्टैंड दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कस्टमर उसके पास ही क्यों भगता है. ठीक है, सेकंड अंडरस्टैंड करो उसकी इंटरनल कैपेबिलिटीज ऐसी क्या है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज तो सबके लिए बराबर ही है या फिर किसी के हाथ में नहीं है, पर आपकी इंटरनल कैपेबिलिटीज यानी आपके पास रिसोर्सेज कैसे हैं, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है. अब मान लो एक आदमी है, वो अपने बिजनेस में पैसा लगा सकता है. एक अभी एजुकेशन इंडस्ट्री में कंपनी है, मैंने भी उसके साथ अभी काम किया पिछले साल. तो वो कंपनी जो है वो यूनिकॉर्न कंपनी है, उसको फंडिंग का प्रॉब्लम ही नहीं है. फंडिंग का प्रॉब्लम नहीं है तो वो उसकी कैपेबिलिटी है, वो उसके पास एक रिसोर्स है जिससे कि वो कस्टमर को सस्ते दाम पर क्लासेस दे सकती है और फंडिंग उसको प्रॉपर्ली आ रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो ये मैंने स्टडी किया. राइट, एंड थर्ड पॉइंट इज बेसिकली कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले रही है वो कंपनी, ऑब्वियसली क्योंकि मेरा बिजनेस कहाँ जा रहा है, उसके पास जा रहा है. बट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्यों मिल रहा है उसको. हर बार बच्चा पास होने के बाद में DPC के पास ही क्यों जाता है, वो SM क्लासेस क्यों नहीं आता है. दैट इज द थर्ड पॉइंट. ओके, आई बिलीव द थिंग्स आर नाउ क्लियर. यस मैम, क्लियर. So these are these key success factors. और आपको बताओ इस पे क्वेश्चन आया, KSF stands for key strategic factors, Key key success. supervisory factors, key success factors and key sufficient factors. Success factors. Okay. Competitive landscape required the application of Competitive intelligence. okay. PESEL analysis is in the which Macro environment? environment. Micro or macro? मैक्रो. Okay, attractiveness of the firm. Attractiveness of the firm is important for the analysis or not? यस मैम. ओके, इनमें से कौन सा पोर्टर का 5 फोर्सेस नहीं है. न्यू एंट्रेंट, राइवलरी ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ यूनियन, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर. Union. ओके, वेरी गुड. इसमें से कौन सा ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ द मैक्रो, इनमें से कौन सा मैक्रो एलिमेंट नहीं है. सोसाइटी, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स एंड टेक्नोलॉजी. कॉम्पिटिटर्स, राइट. आप बता सकते हो कि स्टेज का नाम बताना है PLC में से. स्टेज में जो है बहुत कंपटीशन बहुत कम है और मार्केट ग्रोथ भी कम है. फर्स्ट. ओके, ऐसा जहाँ पे मार्केट ग्रोथ सबसे ज्यादा है,
सेकंड स्टेज। सेकंड में डन, खत्म हो गया चैप्टर, खत्म, सारे क्वेश्चन का जवाब आपने दे दिया। अब कोई डाउट है? ये नो मैम, होगा तो पता चलेगी, वो तो टेस्ट देंगे जब। चलो ठीक है।